अब देखो बड़ा अच्छी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थिंकर कौन है? जो थिंक करता है। टीचर कौन है? जो टीच करता है। प्लेयर कौन है? जो प्ले करता है। लिवर कौन है? जो लिव करता है। वो और ही है। इस फरीदाबाद में या दिल्ली में जो बहुत अमीर आदमी होगा, गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल जिनके पास पैसा है उनको पता है कि सब कुछ बिकाऊ है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। या तो मैं नहीं समझ पाया इसको, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन। अगर ऐसा होता तो फिर डिवोर्सेस ना होते। फर्स्ट इंप्रेशन कितना अच्छा होता है। देखो वो लड़की आ रही है सीता मैया की तरह शर्माती हुई, ट्रे में लेके पल्लू लेके, दुनिया की सबसे आइडियल औरत है वो, और वो आदमी सूट वूट पहन के परफ्यूम लगा के नहा के भी आया है। इतना अच्छा है ये फर्स्ट इंप्रेशन। और लास्ट इंप्रेशन क्या होता है? वो बनैन पहन के तोंद निकली है, बालों वाला पेट लेके हिला रहा है, ओए चाय तो ला दे, और वो कहती है अपने आप ले लो, उठ के सुबह सुबह चाय चाहिए इनको। होता क्या है? पहले डीएम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, फिर आ जाएगा कि भाई मेरा सॉन्ग आ रहा है, प्रमोट कर दो। तो गौरव कहाँ है? जिसके भी जो भी फॉलोवर्स है, 3 मिलियन किसी के 5, उसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट है, कुर्सी की इज्जत है ना। ऐसा कौन सा वर्ड है इंग्लिश में जो लोग सबसे ज्यादा गलत यूज करते हैं? बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे शेड्यूल है, उसको आजकल लोग स्केड्यूल बोलते हैं। मैं भी स्केड्यूल बोलता हूं। हाँ, लेकिन वो स्केजोल होता है। अमेरिकन में स्केजोल होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में वो शेड्यूल होता है। एक कन्वर्सेशन बोलते हैं, दैट इज कॉन्वर्सेशन। प्रोनाउंसिएशन होता है, लोग उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। गौरव, thank you so much for doing this. Thank you so much for coming to the Notman podcast again. I am so excited to have you. तो आपने बोला आप अपने काम से अटैच्ड नहीं हो. Was this for the camera? I think you were playing. नहीं, it. मुझे तो यही नहीं पता कि हम शुरू भी कर चुके हैं. It was not for camera. पहले तो थैंक यू का जवाब ये है कि I thank you also for this, क्योंकि I really enjoyed your company last time and I hope इस बारी भी अच्छा रहेगा सब कुछ। क्योंकि यार आप बहुत क्रिएटिव हो, आपका काम बहुत अच्छा है, जिस तरह से आप चीज़ों को लेकर चलते हो, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो फॉर दैट रीज़न आई एम हियर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बाकी बात रही कि काम से अटैचमेंट की, तो वो नहीं है और होनी भी कभी भी नहीं चाहिए। कभी भी यू शुड नेवर गेट अटैच्ड टू योर वर्क और टू एनीथिंग। ओके, क्योंकि हर चीज़ एक मतलब एक पर्पस है हर चीज़ का। ठीक है, काम का क्या पर्पस है? मेरे को खाना चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे छत चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, राइट? ठीक है। उसके लिए हमें पैसा चाहिए, पैसे के लिए हमें काम करना है। तो काम करना क्यों है? पैसे के लिए। अब अगर वो एक चीज़ से नहीं आ रहा, दूसरी चीज़ से आ रहा है, तो दूसरी पकड़ लो ना। आपको अगर दिल्ली से फरीदाबाद आना है, एक बस का वेट कर रहे हैं और वो बस मिस हो गई, तो आप दूसरी बस नहीं पकड़ेंगे भाई। आपका पर्पस बस थोड़ी, आपका पर्पस तो बस के थ्रू फरीदाबाद आना है। बिल्कुल। इसी तरह से आपका पर्पस एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या काम के ज़रिए पैसा कमाना है। और उस पैसे का पर्पस क्या है? उस पैसे का पर्पस है अपनी लाइफ को जीना है, बेटर जीना है। कोई संन्यास नहीं लेना कि नहीं मैं इतने में गुजारा, मैं बनैन में पहन लूँ, मैं बनैन में काम चला लूँगा। नहीं, ब्रांडेड पहनो और अच्छा पहनो, जितना अच्छा अफोर्ड कर सकते हो करो, अपने ऊपर खर्च करो। लेकिन वाई टू गेट अटैच्ड? बट सम पीपल लाइक दे अर्न मनी, जैसे उनके पास पैसा है बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? क्योंकि लोग काम में इवेंचुअली फिर सेटिस्फैक्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मुझे इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं होगा कभी भी, क्योंकि काम में ढूंढोगे, काम में कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। किस में मिलेगा फिर? वो ढूंढो। आपको किस में मैं मिलता है? बता दूंगा, फिर पॉडकास्ट आप किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है। पॉडकास्ट देखो, सेटिस्फेक्शन इंसान को कभी भी नहीं हो सकता। हम लोग ये सोचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दिल्ली में ही पले बड़े हैं, हमारा बस जो एक वो है ना चिड़िया को घोंसला, उसी के अंदर उसकी ज़िंदगी, हमारी दिल्ली से हम बाहर ही नहीं गए। ठीक है, कभी पंजाब चले गए, ठीक है, कभी हम हिमाचल चले गए, ठीक है, कभी हम महाराष्ट्र चले गए, लेकिन हम इससे बाहर नहीं गए। तो हमें लगता है लंदन में कितना मज़ा आता होगा ना यार, लंदन में चला जाए ना बंदा, यार ज़िंदगी बिल्कुल सेट है, मतलब मज़ा आ जाए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी लंदन में ही रह रहे हैं, क्या वो सेट है? नहीं, मतलब नहीं। तो इससे साबित होता है कि लंदन में जाना, सेट होना आपका अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता। अब फिर हमें लगता है कि बहुत पैसा हो, बहुत कितना पैसा हो। इस फरीदाबाद में या दिल्ली में जो बहुत अमीर आदमी होगा, गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल सर्च कर लो, ठीक है, तो वो मिल जाएगा। हमें उतना पैसा चाहिए, एक टारगेट हमने बना लिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनसे आप पूछें क्या आप इस पैसे की वजह से कंटेंट है? वो कहेगा नहीं। तो इससे साबित होता है कि पैसे से आपको कंटेंटमेंट नहीं मिलती है ना? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं, जिससे आपको फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? तो वो फिर एक उसमें आता है ना, गौतम बुद्ध साहब का ऐसा बोला जाता है, आई एम नॉट श्योर कि उन्हीं की कहानी है यानी कि उनके अंदर जब ये भावना है ना, देखो उनके पास क्या नहीं था, मतलब राजा थे यार वो, उनके पास क्या नहीं था, और वो भी अच्छी आत्मा थे, अच्छे राजा थे। ऐसा भी नहीं कोई बड़ा क्रूर राजा होगा,
उनके पास तो इंसानियत भी थी, अच्छा दिल भी था, कंपैशनेट भी थे, वो मतलब क्या चीज़ नहीं थी उनके पास, बट फिर भी उनको लगा कि सेटिस्फेक्शन नहीं है। किस चीज़ में उनको लगा फिर, मतलब आई डोंट नो कि ये गौतम बुद्ध साहब की ही स्टोरी है या किसी और की है, लेकिन ये है। तो उनको किसी महात्मा से पता चला होगा कि भाई फिजिकल प्लेजर्स में है सेटिस्फेक्शन, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, ठीक है, नहीं मिला, एक हद के बाद उब गए। ठीक है, फिर किसी ने बोला खाने पीने में है, किसी ने बोला पहनने ओढ़ने में है, तो वो इन सभी चीज़ों को ट्राई करके उनको पता लगा इनमें अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन नहीं है, ब्लिस नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर की प्लेजर है बट ब्लिस नहीं है। तो फिर उसके बाद ही ट्राइड टू अटेन स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में है बेसिकली ये वही है। उसके अलावा अगर होता तो फिर अंबानी जो है ना शांत बैठ के होता है कि अब इतना पैसा हो गया मैं शांत बैठ जाऊँ। हाँ, मैंने कहा था ना ये पॉडकास्ट कहीं और ना चला जाए। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे हम। ठीक है, तो मेरी ना आपकी मैंने एक वीडियो देखी रिसेंटली, ठीक है, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, आई वॉज लुकिंग, मैं ऐसे लेटा हुआ था और मैं ऐसे कैमरा पे देख रहा हूँ वो वीडियो, और मैं हंस देता हूँ। मतलब एक शांत रूम में मम्मी टीवी देख रही है और मैं हंस देता हूँ। और वो वीडियो क्या थी, आपने बोला गाइस देखो ये मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अगर आपकी चाबी अंदर रह जाए तो आपको क्या करना है, आप इधर घूम कर आए, ठीक है, आपको ऐसे हल्का सा गाड़ी को धक्का मारना है और आपको ये दरवाज़ा खोल देना है और वो खुल जाएगा। एंड आई वाज लाइक ये सोल्यूशन क्या है? वेयर वाज द सोल्यूशन? चाबी मेरी अंदर रह गई, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। हाउ डू यू थिंक दैट? मतलब ये कैसे सोचते हो आप? देखो ये ना सोचने से आपको लॉजिक्स मिलते हैं, हाँ, बिना सोचे ऐसी बकवास आती है। फिर आपने मेरे साथ वही करा। ये बकवास में सोचने का काम ही नहीं है। देखो सच में ये इसमें क्या सोच रहा है, ये तो पागलों वाली बात है। तो कुछ भी है तो वो था ना, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो ये वही है, ये कुछ भी है। तो ऐसा मैं शुरू से ही हूँ। जब मैं क्लासेस अपनी लेता था तो मैं कहीं की बात कहीं पे कुछ भी ऐसे कुछ भी फालतूपन करके बच्चे इतना हंसते थे, स्टूडेंट्स आते थे। तो वही चीज़ें जब कंटेंट बना रहा हूँ तो उसमें भी वही चीज़ है। कुछ ऐसा प्लान्ड नहीं है। हाँ, कई बारी मैं सोचता हूँ कि यार अब जैसे अब बीच में मेरा अकाउंट काफ़ी डाउन हो गया था, ठीक है, तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ, मतलब डाउन क्यों चला गया। फिर मैंने सोचा जो मेरी रील्स बहुत वायरल रही है उसी की थीम पे रील्स बनाता हूँ। अब ये खाने वाली रील बना के ना बड़ा ऊब गया हूँ मैं। अब फिर मेरे को लगा कि नहीं, वो बर्गर वाली जो मैकडोनल्ड्स के बर्गर वाली बनाई थी वो तो बहुत ज़बरदस्त फटी थी वो रील। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दोबारा कुछ ऐसा करते हैं। अब चलती खाने वाली अमेजिंग कॉन्सेप्ट है वो, अमेजिंग। मतलब मैंने वो आई थिंक मेरे पास जो रील रेकमेंड हुई थी आपकी, वो फीड में जैसे कई बार दिखाता है ना, तो उसने वो चना बर्गर आपने KFC से ऑर्डर करा, वो वाली रील थी। एंड आई वाज लाइक यार सही में कुछ मिल गया, या तो ये इसमें कुछ कीड़ा होगा पक्का, बिकॉज यू वेट फॉर दैट। आपने ना ऐसे होल्ड करके रखा, आपने बोला कि ये इस मैंने चना बर्गर ऑर्डर करा, ये KFC, वो बंदा KFC पे भी जूम इन करता है, फिर आप पे वापस आता है। एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ? एंड KFC इज नोन फॉर नॉन वेज। मैंने उसमें बोला ही है कि देखो मैंने वेज ऑर्डर करा है और बिल में भी वेज लगा हुआ है। देखो इससे पता लग रहा है अच्छा मतलब नॉन वेज आ गया होगा। सो हाउ डू यू गेट दीज आइडियाज? ये अपने आप आ जाते हैं। गॉड, मतलब मैं यही बोलूँगा कि दिस इज हिज ब्लेसिंग। फिर वहाँ पे ना पहुँचे हम। क्योंकि ना अल्टीमेटली सच यही है। देखो क्रिएटिविटी और प्लानिंग में फ़र्क है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो फिर क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी हुई आया वो तो हो गया। और आप जितने भी क्रिएटिव लोगों से पूछोगे ना, अगर वो सच में सच बताएंगे तो वो ये बोलेंगे यार इसमें हमारा कोई गुण गौरव है ही नहीं। अब देखो आप यहाँ पे बैठे हो, आप मेरे से क्वेश्चंस कर रहे हो। सपोज करो एक ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक हुआ अभी बात करते करते, जिसका आंसर मैंने दिया और वो हमने रील काट के डाली और वो बड़ा जबरदस्त फटा, बहुत मिलियंस गए उस पर। अब अगर आप अपने आप से पूछो कि क्वेश्चन आपने कुछ मेहनत करी कि मैं ये सोचूं वो सोचूं तो ऐसा थॉट आए तो ये पूछूं, नहीं, वो नेचुरली आया। अब वो नेचुरली जब आया तो उसमें हमारा कुछ सच में हमारा रोल है ही नहीं। दिस इज हिज ब्लेसिंग। ये सच में यही है। तो जब अच्छा होता है तो भी ये होना चाहिए कि थैंक गॉड। और अगर नहीं अच्छा होता तो मैंने तो अपना सोच समझ के बेस्ट ही किया था। अब नहीं गया तो कोई बात नहीं। बहुत सारी चीज़ें फ्लॉप भी जाती हैं। जब आपकी ऐसे 1.5 मिलियन की ऑडियंस हो, आपको इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, मतलब मैं तो ये देखता हूँ, मेरी ना पहली रील 1 मिलियन गई थी जब, तो मैंने गूगल पे सर्च करा था कि हाउ डज 1 मिलियन पीपल लुक इन अ रूम, और मैं देख के डर गया था। मैंने कहा इतने लोग मतलब ये शक्ल देख चुके हैं मेरी। तो जब आपको एक 1.5 मिलियन की ऑडियंस फॉलो करती है तो कितना प्रेशर होता है फनी होने का? होता है, बहुत प्रेशर होता है। जब आपकी रील्स चल जाती हैं, अब जैसे कोई रील मेरी 22 मिलियन गई, कोई बीच में 40 मिलियन भी गई थी, और इसी तरह से जब इतने सारे मिलियंस में आते हैं ना तो लगता है भाई अब इससे डाउन नहीं आना, इससे ऊपर ही जाना है। अब एक मैंने रील बनाई थी, मतलब मैं एक रेड सिग्नल पे था बाई चांस, तो साथ में ना एक ई-रिक्शा वाला आया, और वो जैसे हम लोग खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, वो भी खड़ा है। जैसे वो आया तो कुछ हलचल होती है तो ध्यान जाता है ना, मैंने उसको ऐसा देखा, उसने मेरे को देखा, कहते हैं ऐसे कर रहा है। मैंने कहा इसको क्या हो गया?
तो मैंने सोचा यार इसके ये ना फनी लग रहा है, इसके साथ मैं रील शूट करता हूँ एक, उसको बिना बताए जो भी बोलेगा ना उसकी इंग्लिश दे दूंगा मैं। तो मैंने फटाफट अपना मोबाइल उठाया और शीशा जैसे मैंने नीचे गया ना ग्रीन हो गई, वो चला गया। ठीक है। लेकिन वहाँ से मेरे को एक माइंड में एक आइडिया आ गया कि यार मुझे इस तरह को कुछ बनाना है। हाँ। तो फिर मैंने अपने बंदे को बोला, मैंने कहा चल शूट करना है, चलते हैं, देखते हो कोई यंग सा ई रिक्शा वाला होगा ना, तो उससे कुछ भी ऐसी बात करूंगा, जो वो बोलेगा उसकी मैं इंग्लिश दूंगा, तो शूट करियो। अब हम लोग ढूंढते रहे, तो वो मेरे को ना वैसा मिला नहीं बंदा। तो मेरे जो साथ था बंदा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल तू ही बन जा यार। हाँ। एक ई रिक्शा हमने देखा, उसको बोला भैया आप जरा साइड पे हो जाओ, इस बंदे को बिठाना है। हाँ। और वो रील शूट करके एडिट करके 20 सेकेंड्स की रील थी, और मुझे लगा यार ये बहुत बकवास है, दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ कंटेंट, मैं ये नहीं डालूंगा। और वो भी बंदा कैमरा शाय था बहुत ज़्यादा, वो वैसे ही मना कर रहा था कि नहीं सर मैं नहीं आऊँगा। तो फाइनली वो आया, तो उसने बोला है सर हटा दो, अच्छी नहीं है रील, हटा दो। फाइनली मैंने वो डिलीट कर दी, मतलब इंस्टा पे अपलोड ही नहीं करी थी, अपनी मैंने गैलरी से ही डिलीट कर दी कि मैं इसको नहीं डालूंगा। अब जो डिलीटेड फाइल्स होती है वो 30 डेज तक रहती हैं। ठीक है। 2-3 दिन बाद ना मुझे लगा कि नहीं यार, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो माइंड में आया ना उसको कर दो। हाँ। अगर अच्छा नहीं गया तो मत करना दोबारा, लेकिन कर दो। फिर मैंने उसको रिस्टोर किया और मैंने इंस्टा पे डाली। वो रील 22 मिलियन गई, और मैं 2-4 दिन में सर पकड़ के बैठा, मैंने कहा इसमें था क्या? इसमें क्या था ऐसा? कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल आ रहा हूँ। और मैंने उसको बोला भैया कुछ ऐसा बोला, कितना कमा लेते हो? तो उसने बोला क्या कीजिएगा जान के, वो बिहारी टोन में। तो मैंने कहा क्या कीजिएगा जान के, इसका मतलब अपने काम से काम रखो, इसे अंग्रेजी में माइंड योर बिजनेस कहा जाता है। खत्म कहानी। और वो उसमें पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आया उसमें था क्या। और वो 22 मिलियन पहुंची रही, 22 मिलियन। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो आइडिया आया ना उसको ना कर दो। ज़्यादा जैसे मैं भी डिलीट कर दिया और ये सोचा कि नहीं डालूंगा, तो डाल दी। तो फिर उसके बाद मैंने वैसी और भी रील्स बनाई, कभी उसको ई रिक्शा पे बिठाया, कभी उसको मैंने प्याज बेचने वाला बनाया, प्याज बेचने वाली भी 30 मिलियन गई। एक नींबू मिर्ची वाला भी है, वो भी लेटेस्ट भेजी डाली मैंने, वो इतनी ज़्यादा नहीं गई, शायद मिलियंस में। अब तो ना ये होता है कि मिलियन से कम हुई ना तो लगता है चली नहीं। आपका नया नॉर्मल हो गया अब मिलियन पहुंचना। मिलियन में भी, और लगता है अगर 1-2 मिलियन गई तो नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं फटी। अब ऐसा लगता है, लेकिन नहीं है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए 3-4 लाख भी अगर चल गए आपके व्यूज़ तो फिर ठीक चली है रील, अच्छी चली। जब तन्मय ने आपको रोस्ट करा, रोस्ट क्या करा मतलब आपके वो कंटेंट के बारे में बात करी, मैंने वो देखा था, और मैंने तो मेरे को रोस्ट किया आपने? रोस्ट नहीं, तन्मय ने आपकी क्लिप यूज करी थी ना। तन्मय, मुझे लगा कल मैंने। नहीं, अच्छा, तन्मय ने आपकी क्लिप को वो करा था, रोस्ट करा था। आई थिंक वो जो 2-3 रिव्यू वाले। हाँ, तो मैंने वो देखा, और मैंने तो नेचुरली वीडियो में देखा था, बिकॉज आई फॉलो तन्मय, तो मैंने उनकी वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने अरे मैंने कहा गौरव, ठीक है। तो वो कैसा लगा आपको, वो क्या आपने कैसे लिया, लाइक रोस्टिंग एज अ फॉर्म आप कैसे देखते हो? बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलूँगा कि मेरे को जितने लोग रोस्ट कर सकते हैं करो। एक लड़की है दिल्ली की है, मेरे को उसका नाम देखना पड़ेगा, मैं भूल गया। आप नाम भूल जाते हो? हाँ, मैं नाम ही भूल जाता हूँ। वो बहुत अच्छा उसने ना रोस्ट किया एक लेडी को दूसरी को, वो रोस्टिंग वीडियोस बना रही है अपनी, ठीक है, रोस्टिंग उनकी रील्स होती है। तो उन्होंने मेरे को रोस्ट किया, और जब उन्होंने मेरे को रोस्ट किया तो मैंने देखा कि ये ना खुल के नहीं कर रही, पता नहीं जैसा इनका है ना, उनकी 1-2 रील्स मैंने देखी हैं तो बहुत अच्छा करती हैं वो, पंजाबी में ना वो बहुत बढ़िया करती हैं। ठीक है। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सिस्टर आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे ज़्यादा करते, ये मज़ा नहीं आया, ये आपके तरह नहीं है। देन शी सेड कि सर मैं ना डर रही थी कि आपको बुरा ना लगे। मैंने कहा अरे यू आर मोस्ट वेलकम टू डू एनीथिंग, तुमने गाली देनी है वो भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ देयर वर्क। वो कोई पर्सनली कोई बैर थोड़ी है उनको, पर्सनली वो गले मिलेंगे, हाथ मिलेंगे, ऐसे लोग जब मिलेंगे, हम जब बैठेंगे, कल से क्या पता आप भी कोई रोस्टिंग पेज खोल लो, लेकिन जब आप पर्सनली मिलोगे जिसको रोस्ट करोगे तो आपके मन में उसके लिए कोई बैर थोड़ी होगा। वो तो एक पार्ट ऑफ फन है, मैं अपना फनी कंटेंट बना रहा हूँ, आप अपना फनी बनाओगे, आपको मटेरियल मैं दिख गया, आपने मेरे ऊपर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अपने से इतना प्यार कैसे करते हैं? क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं करता ही नहीं, इसलिए तो फर्क नहीं पड़ता। करते हो ना? नहीं, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, क्या बात कर रहे हो आप? आपने बोला, अभी मैं आपसे कैब के लिए पूछ रहा था, जब आपकी कैब फंसी हुई थी, मैंने पूछा कि आप ठीक हो, आपने बोला कि इसकी मजाल मेरे को किडनैप कर ले। यू रोट इट इन इंग्लिश, बट मतलब तो वही था ना। तो कैसे आता है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना प्यार कैसे आता है एक आदमी को अपने आप पर? देखो, इसमें प्यार वाला या कॉन्फिडेंस वाला तो नहीं, मैं एक सिंपल चीज़ बोलूँगा, जब आपको रियलिटी पता लग जाए ना एक हद तक, जैसे जैसे रियलिटी पता लगती रहेगी ना, वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। अब मुझे पता है कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो क्या उखाड़ लेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे को ये बोले कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, मुझे पता है इसने बातें करनी है, करना कुछ नहीं है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोई क्या कर लेगा, कुछ नहीं होने वाला, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। वो एक आजकल ना वो चलता है छोटा सा क्लिप, एक बड़े बूढ़े अंकल हैं, वो कोई कवि हैं, वो कहते हैं की होया है, कुछ नहीं होया है, की होना है, कुछ नहीं होना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है। ऐसे कर समथिंग है उनका, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं वो। ठीक है।
तो ये फैक्ट है, कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही है, तो क्या किसी से इफेक्ट होना। अब इंस्टाग्राम पे देखो, मैं बड़ा हैरान होता हूँ सोशल मीडिया पे जो लोग अपना गाली वाला कंटेंट बना रहे हैं। अभी मैं गलत या सही पे नहीं जा रहा, ठीक है, मैं इस पे जा रहा हूँ कि उसका ढंग किया, उसने रील्स बनानी ही माँ बहन की गालियों वाली है। जो लोग गालियों वाला कंटेंट बनाते हैं उनके कमेंट सेक्शन में उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भाई मज़ा आ गया, अरे क्या रील आ रही है। और मेरा एजुटेनमेंट वाला कंटेंट है, मेरे कमेंट सेक्शन में देखो माँ बहन की गालियाँ भरी हुई हैं। मैंने ऐसा किया क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अगर 4000 कमेंट है तो उसमें से मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 1500 के करीब तो गालियाँ होती हैं गंदी गंदी। अच्छा। और ऐसी होती है कि मैं सोचता हूँ किया क्या मैंने, मैं एक फ़नी तरीके से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं इन 1500 को फोकस करूँ या बाकी के जो 3500 है उनको फोकस करूँ। कैलकुलेशन ठीक है मेरी? ठीक है। क्योंकि मेरा मैथ्स भी बहुत ख़राब है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश क्यों, मैथ्स साइंस एसएसटी क्यों नहीं? मजबूरी। मजबूरी मतलब? मजबूरी, मैं चाहता नहीं था कभी भी, लेकिन ये हो गया। क्योंकि आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर अर्निंग मनी। मैंने कहा ना इन चीज़ों से दिल नहीं लगाना है। तो मेरा शुरू से कॉन्सेप्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत क्लियर है कि ज़िंदगी जीनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे के लिए नौकरी या कोई भी एक ज़रिया चाहिए। उस ज़रिए से दिल क्यों लगाना है, क्योंकि कल से अगर वो ज़रिया नहीं रहेगा तो आप तो कहीं के नहीं रहोगे। तो ज़रिए से दिल क्यों लगाना है। आज एक ज़रिया है जिससे मुझे मान लो 100 रुपये मिल रहे हैं, कल से अगर कोई और ज़रिया आएगा उससे मुझे 200 रुपये मिलेंगे, मैं उस पर चला जाऊँगा। जब मैं इंस्टीट्यूट चलाता था अपना, ऑफलाइन पढ़ाता था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे, काफ़ी ग्रुप्स चलते थे, मैंने स्टडी मटेरियल बनाया हुआ था, तो मैं उनको ना दिखाता था फाइल उठा के, मैं कहता था देखो ये क्या है। सारे बोलते थे सर ये हमारा स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट। मैं कहता नहीं, ये रद्दी है, ये 2 कौड़ी की है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब वो एक विद्या को ऐसे बोल दिया, ये सब ड्रामेबाजी है, वो रद्दी ही है। मैं कहता था कि अगर आपको इसको पढ़ के इंग्लिश आ गई और ये सारा जितना इसके अंदर वोकेबलरी वगैरह जो भी टर्म्स हैं वो आपने याद कर लिया, तो ये रद्दी है, इसको करना है, अब तो यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। और अगर इसको पढ़ के नहीं आई तो भी ये रद्दी है, इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो वो रद्दी ही है। और मैं उनको ये बोलता था कि अगर कल से मुझे कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं शिफ्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इतने सालों का मेहनत करी है, ये मटेरियल बनाया है, ये किया है, वो किया है, एक ना एक दिन तो छूटना ही है, पहले छोड़ दूंगा उसको। कोई इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रोफेशन, आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ, एक थोड़े टाइम पहले मतलब हो गया इस बात को 3-4 साल हो गए होंगे। मेरा एक फ्रेंड था, उसको एक बंदा चाहिए था अपना बिजनेस हैंडल करने के लिए। एक होता है ना एक मतलब मैनेजर चाहिए उसको कि सारा संभाल ले और मैं फ्री हो जाऊँ। तो अच्छे लेवल पे काम था उसका। उसने मेरे को बोला, कहता है यार कोई गौरव दे बंदा जो इंग्लिश अच्छी जानता हो, ठीक ठाक लुक्स में भी हो, बात कर ले, कॉन्फिडेंट हो। मैंने कहा सारी क्वालिटी तो यार तुम मेरी बता रहा है। कह रहा तो ही आजा, शायद उसके मन में होगा। कह रहा तो ही आजा। मैंने कहा अफोर्ड कर लेगा तो देख। मैंने उसको XYZ अमाउंट भेजा, मैंने कहा इतना पर मंथ लूँगा और 6 मंथ्स का एडवांस लूँगा, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट वाइंड अप कर दूंगा एंड आई एम सीरियस। तो कह रहे तू बंद कर देगा। मैंने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इतना सुबह से शाम तक यहाँ पे मैं दिमाग खपाऊँ, पढ़ाऊँ, हालांकि पूरे मन से पूरी आत्मा से करता हूँ, लेकिन मेरे को पैसे के लिए करना है ना। पैसा उससे बेटर मुझे कहीं और मिलेगा और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं चला जाऊँगा, मुझे क्या फ़र्क। पर एक चीज़ सिक्योरिटी जैसे होती है कि आपका एक सिक्योरिटी किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं, किसी चीज़ में नहीं है सिक्योरिटी। आज इंग्लिश के इंस्टीट्यूट्स बताइए कितने हैं। पहले ब्रिटिश स्कूल होता था, हर 3 किलोमीटर्स पे चैलेंज करते थे वो कि हर 3 किलोमीटर्स में उनकी ब्रांच होती थी। आज 30 किलोमीटर्स में भी बता दो, ख़त्म, है ही नहीं। इन लिंगुआ है ही नहीं, नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। आपने नाम भी नहीं सुना। और एक टाइम पे दैट वाज थॉट टू बी द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन लिंगुआ। अभी मैं आ रहा था साउथ एक्स से, तो मैं वही देख रहा था जहाँ पे इन लिंगुआ होता था ना, वहाँ पे मैंने देखा वो है ही नहीं। अच्छा, तो मतलब ख़त्म। श्योरिटी, सिक्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं है। तो जैसे पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे आप एज, मैं हूँ गौरव सर, मैं हूँ ये बंदा जैसे जो लोग जानते हैं गौरव मोटिव ग्रुप में बोलूँ, तो उसकी वैल्यू है? डिपेंड करता है। जब तक दिखोगे तब तक बिकोगे, जब दिखना बंद हो जाओगे बिकना बंद हो जाओगे। राजेश खन्ना, एक वो मैं देख रहा था, शायद लल्लन टॉप का ही मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने, आई थिंक इट वॉज लल्लन टॉप, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से पूछा कि दिलीप कुमार कौन है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ कितने पुराने होंगे भाई, इतना तो नहीं है कि बिल्कुल ही यंगस्टर्स होंगे, फिर भी 30-40 साल वाले भी होंगे। उसमें से सिर्फ एक लेडी बता पाई कि दिलीप कुमार कौन है। दिलीप कुमार मतलब नोबडी नोज हिम नाउ। मुझे लगता है अगर जेंसी वगैरह से हम राजेश खन्ना पूछेंगे तो शायद ये नहीं बता पाएंगे। अमिताभ बच्चन को सारे बता पाएंगे, क्योंकि वो दिख रहे हैं अभी भी। जो दिखेगा वो बिकेगा। जब तो गौरव की वैल्यू तब तक है जब तो गौरव दिख रहा है। जब गौरव ने दिखना बंद कर दिया तो जितने लोगों को दिखेगा उतने लोगों के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। अगर मेरे 2 दोस्त हैं तो उन 2 दोस्तों के बीच में रहेगी। अगर मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मैं
उसमें एक्टिव हूँ तो मेरी उनमें वैल्यू रहेगी। सब गिव एंड टेक, ऐसे सब कुछ गिव एंड टेक है। मेरे को इंस्टा पे कई सेलिब्रिटीज मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं। अब वो होता है ना कि लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा देते हैं, मैं नहीं लगाता। मैं शुरू से मैंने आज तक कभी किसी का नहीं लगाया, और जो कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने जो भी मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त लेवल पे हैं, उन्होंने मेरे को डीएम करके अप्रिशिएट किया हुआ है। होता क्या है, पहले डीएम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, फिर आ जाएगा कि भाई मेरा ये सॉन्ग आ रहा है, प्रमोट कर दो। तो गौरव कहाँ है? गौरव के जो 2 मिलियन फॉलोअर्स है, जब 1 मिलियन थे, अच्छा 1.5 मिलियन है जो आ जाएंगे, 2 मिलियन भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? निकल गया ऐसे। तो जो भी जिसके भी जो भी फॉलोअर्स है, 3 मिलियन किसी के हैं, किसी के 5, वो उसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट है, कुर्सी की इज्जत है ना। अब जो एसीपी है उसको लोग सलाम ठोक रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एसीपी है। आज वो रिटायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं। इसलिए रिटायरमेंट के बाद अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत जल्दी निकल जाते हैं। कभी भी देखना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा ना, जो अच्छी पोस्ट पे होगा, जितनी अच्छी पोस्ट पे होगा ना, उतने उसके ज़्यादा चांसेस है रिटायरमेंट के बाद जल्दी मरने के। अच्छा, आप देख लेना, मैंने कोई आंकड़े नहीं है कि गूगल वाले, ये मैंने खुद नोटिस किया है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान के अंदर इतना वो ईगो, उसकी मसाज करी जाती है ना कि सर आप ये, सर आप वो, और आज वो कुर्सी पे नहीं है तो कोई थूक भी नहीं रहा उसको। और फिर उस इंसान को वो उसकी आदत पड़ गई है, सैल्यूट्स की आदत पड़ गई है उसको। अब उसको कोई देख भी नहीं रहा, तो वो कहीं ना कहीं जो ईगो इंसान की ब्रूज होती है, तो उस वजह से मुझे लगता है उसको लगता है जीने का फायदा नहीं है। नहीं, आई हैव दिस क्वेश्चन ओनली, जैसे आपने बोला कि 1.5 मिलियन की ऑडियंस, अगर मैं आपकी बोलूँ, आपका भी ईगो मसाज लोग करते होंगे क्योंकि उनको वो नंबर चाहिए, राइट? दे वांट कि मैं गौरव से स्वीटली बात करूँ, मैं ये करके काम निकलवा लूँ, मैं बोलूँगा तो शायद हाँ बोल दें। तो हाउ डू यू कीप दैट फिल्टर कि यार ये बंदा मेरे बेनिफिट के साथ है, ये बंदा मेरे बेनिफिट के साथ नहीं है? फिल्टर की ज़रूरत ही नहीं है सिद्ध। हर एक बंदा, हर एक, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस इटसेल्फ। दिस स्टार्ट्स नॉट फ्रॉम द फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन फैमिली मेम्बर्स। वो भी आपके साथ इसलिए क्योंकि आप कुछ हैं। आप देखो, अगर एक पिता के 2 बेटे हैं, एक बेटा कमाता है, घर पे आके उसकी हथेली पे पैसा रखता है, उसकी इज्जत, और दूसरा वाला जो नहीं कमा रहा उसकी इज्जत आपको पता लग जाएगी। एक हद के बाद चीज़ें फेंकेगा बाप उसके ऊपर, और फिर बोलेगा अरे हम तो चाह रहे हैं कि तुम लायक बनो, तुम ये बोलो। वो जो कि ठीक भी है, मैं गलत नहीं बोलता कि वो गलत है पिता, उसका फ़र्ज़ बनता है उसको स्टैंड करे, लेकिन गिव एंड टेक है, सब कुछ गिव एंड टेक है। तो इसका मतलब ये है कि गौरव सर कह रहे हैं कि पैसा बनाओ सिर्फ, और कुछ मत करो बस। दुनिया में देखो 2 चीज़ें हैं, 2 लाइफ्स है, एक मटेरियल लाइफ है और एक स्पिरिचुअल लाइफ है। मटेरियल लाइफ में सबसे ऊपर पैसा है, सबसे ऊपर। वो कहते हैं प्यार नहीं खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। भाई साहब, ये वो लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है उनको पता है कि सब कुछ बिकाऊ है, सब कुछ बिकाऊ है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं बोलता हूँ कि 100% नहीं, 99.99%। थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आपने बाहर कर दिया। 99.99% सब कुछ बिकाऊ है। इवन जिनसे हम आए हैं, जो हमसे आए हैं, वो भी बिकाऊ है। बच्चे बाप को बड़े इजीली बोल देते हैं ना, आपने किया क्या हमारे लिए? हम देखो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारा सेट नहीं है, उसको देखो उसने अपने बच्चों को सेट कर दिया, तुमने क्या किया? तो मतलब बच्चे को बाप से कुछ चाहिए ना, और बाप भी बच्चे को बोलता है कि तू क्या कर रहा है, तू लायक नहीं है, हमारा बुढ़ापे के लिए तू सहारा नहीं है, यानी उसको बुढ़ापे का सहारा चाहिए था। अगर डिटेल में जाएंगे ना, तो हर बंदा, हर एक के पीछे एक सेल्फिश रीज़न है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई दे आर विद यू। हाउ डज इट फील जब आप बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहे हो? आप तमन्ना भाटिया के साथ आपने शूट करा, आपने नेटफ्लिक्स के लिए करा, फिर आपने जी के लिए करा था शायद, तो कैसा लगता है? मतलब वो लाइफ कैसा है कि वहाँ पे मेरे को एक सर्टन वे में एक्ट करना है, मेरे को ये होना है, मेरे को होना है, ऐसा कुछ है? या फिर देखो, मैं तो ना बहुत रियल रहने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मेरे को सीरियसली ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और शायद इसके पीछे रीज़न कई हो सकते हैं। मैंने इतने साल अपना इंस्टीट्यूट चलाया, उस टाइम पे भी बहुत ऐसे बड़े लेवल के लोग, नॉट सेलिब्रिटीज़, लेकिन कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, कोई मतलब एक होता है ना बड़े रुतबे वाली, तो मेरे पास वो आते थे, मेरे को कोई मैटर नहीं करता था उन चीज़ का। तो एक बारी मैं किसी को पढ़ाने गया, तब मैं होम ट्यूशन्स भी लेता था, तो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में मेरे को बोला कि सर मैं आपको ना बताऊंगा नहीं कि मैं क्या करता हूँ। मैंने उनको देखा, मैंने कहा मैं आपको पूछूंगा भी नहीं कि आप क्या करते हो, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ का, आप जो करते हो करो, मुझे कोई मैटर नहीं करता। एक हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद उन्होंने बोला सर आपने पूछा नहीं मैं क्या करता हूँ। मैं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप हो तो हो कहीं के, मुझे क्या करना? मैं आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, जा रहा हूँ, ख़त्म कहानी। मुझे क्या करना? मुझे दिल में
अपने घर वालों से दिल नहीं लगाओ तो आप कौन हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने बताया कि वो एडिशनल रजिस्ट्रार थे उस टाइम, सुप्रीम कोर्ट में थे, पता नहीं, हाँ सुप्रीम कोर्ट में थे आई गेस। तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब तमन्ना भाटिया का वाला जो केस है, इधर जब मैं गया था तो एक ठीक है, एक वो इंटरनल एक क्रेज़ रहता है कि यार मैं नेटफ्लिक्स का मेरे को क्रेज़ था, तमन्ना भाटिया का नहीं था, क्योंकि मैं जानते नहीं था कि वो कौन है। सर उल्टा होता है, ये तो लोगों को तमन्ना भाटिया क्रेज होता है, नेटफ्लिक्स का नहीं होता। लिटरली मुझे पता ही नहीं था। मेरे कोई फ्रेंड है तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे नेटफ्लिक्स ले जा रहा हूँ, कह रहे किसके साथ शूट है, मैंने कहा वो जिम्मी शेरगिल है। जिम्मी शेरगिल को तो मैं वो तो मेरे को पता है, मैंने कहा जिम्मी शेरगिल है, और उनका एक था कि हाँ यार जिम्मी शेरगिल के साथ है, और साथ में पता नहीं कोई तमन्ना है, कह रहे तमन्ना भाटिया, मैंने कहा पता नहीं, कह रहे नहीं बता, मैंने कहा उसमें बड़े सारे ए और एन लगे हुए हैं स्पेलिंग में, जो मेरे को आया था मेल। देन शी सर्च फॉर इट, और हाँ ये तो तमन्ना भाटिया है, तो तमन्ना भाटिया को नहीं जानता। तो एक रिएक्शन मिला जब मैं वहाँ पे गया, तो शी वॉज वेरी नाइस, मतलब वो ऐसे बात कर रहे थे, आप कह ही नहीं सकते कि वो एक बड़े कोई बहुत इतने बड़े लेवल के स्टार है। तब तक मुझे ये नहीं था कि वो इतनी बड़ी सुपर स्टार है, कि बाहुबली वाली है, मुझे नहीं पता था वो। हालांकि बाहुबली देखी है मैंने, बट मैं भूल जाता हूँ नाम आदमी सब भूल जाते हैं। हाँ नहीं, लड़कियों की शक्लें मुझे याद नहीं रहती, सच में याद नहीं रहती वो मेरे को है। अभी भी अगर हम कोई सीरीज देखते हैं ना, तो मैं वाइफ को बोलता हूँ ये तो भी वो कह रही वो तो दूसरी थी, वो तो उसकी बहन थी, ये तो वो है, वो मैं कैरेक्टर्स भी नहीं पहचान पाता इजीली। ठीक है। तो वहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे, एंड शी टोल्ड मी कि वो मेरी रील्स रेगुलर देखती हैं, और मैंने उनको बताया कि आप मेरा एक बारी ना, जब हम कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे थे तो मैं कह रहा था मेरे हिसाब से ना ऐसा होना चाहिए, हम इसको ऐसा करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं। तो क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे कहा था सर आपके ऊपर, आपने जैसा करना आप करो, आप इनको बता दो, ये लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो मैं उनको बताना चाह रहा था कि देखो आप मेरी ना रील एक बारी देख लो, आपको पता लग जाएगा मेरा कंटेंट कैसा है। देन शी सेड अरे मैं देखती हूँ आपकी सारी रील्स, आप कितनी बढ़िया रील्स बनाते हो, मतलब कैसे आप 1 मिनट के अंदर कैसे उस कॉन्सेप्ट को कर देते हो। मैंने कहा तो रिकॉर्ड होना चाहिए था, कह रहे कोई नहीं मैं बाद में रिकॉर्ड भी दे दूंगी। मतलब शी वॉज टू नाइस। और उनके साथ वो थे अविनाश, मतलब ऑसम नो डाउट। जिम्मी शेरगिल वो भी ज़बरदस्त, मतलब बहुत नाइस लोग हैं सच में। और जिम्मी शेरगिल ने भी मुझे बोला, जब हम मिले तो मिलते ही बोला बेखौफ बेखौफ। मैंने कहा आपने देखी है वो रील? कह रहे हाँ देखता हूँ मैं, आपकी सारी रील्स देखता हूँ। और वो रील तो काफ़ी पुरानी है मेरी, बेखौफ वाली, वही वाली जो आप तन में भट्ट वाली बता रहे हैं। देन ही ऑल्सो सेड कि मैं आपकी सारी रील्स देखता हूँ और बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये अप्रिसिएशन जब मिलता है, फिर व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली तो मुझे मतलब पता लगा कि वो तमन्ना भाटी नहीं, वो द तमन्ना भाटी हैं। तो यहाँ पे देखो उनकी ये, मैं बोलूँगा सच में, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के क्लिप्स देखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब उन्होंने ऐसे स्टार्स के साथ काम किया तो उनको बड़ा ईगो फील हुआ, और बहुत सारा उनको ऐसा फील हुआ कि वो उनको ओवर शैडो ना कर दे, इसलिए वो टीम बड़ा डोमिनेट कर रही थी ये सब। लेकिन मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट वेरी गुड पीपल। तो मुझे हाँ, वो टीम वाले जो होते हैं उनके वो थोड़े से होते हैं, अच्छा वो थोड़ा सा कि सर है मैम है। लेकिन इस पे ना आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हो, ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में सिद्धार्थ जब मैंने शुरू किया था ये सब, तो मैं जैसा मैं हूँ ना, मैं बहुत विनम्र रहने की कोशिश करता हूँ कि नहीं मेरे को कोई भी ऐसा शब्द मुँह से निकालना जो किसी को डाउन फील कराए या किसी को मतलब हर्टफुल हो, ऐसा नहीं करना। अब इस चीज़ का ना लोग बहुत नजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, वो सोचते हैं तो ऐसे ही है। पोलाइटनेस आपको कई बार ना फालतू भी शो कर देती है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ भी। तो कुछ थे लोग जिनके साथ मेरा शूट वगैरह हुआ, और फिर बाद में मतलब जब हम लोगों ने बात करी तो उनको मतलब वही लगता है ना कि यार इसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, तो फिर ऐसे ही है, तो ऐसे ही है, कोई वो रुतबा टाइप्स, वो अकड़ टाइप्स नहीं है। तो थोड़ी बहुत वो भी मुझे लगता है होनी चाहिए। तो आपने शुरू करी है? मेरे को तो नहीं लगता आपने करी है, क्योंकि नहीं मैंने अकड़ शुरू नहीं करी। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन कर दिया है मैंने। अब वो मैंने थोड़ा सा ना मीटर हल्का सा घुमा दिया है, लेकिन अकड़ के नहीं, वही बात मैं अब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने। पहले जो मैं बिल्कुल फ्री था, अब मैंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बाउंड्रीज। हाँ, तो मैंने एक उनको रील बोली कि मैंने कहा भाई एक रील है, और हमारा जो पॉडकास्ट हुआ उसी में से एक ये रील है, मेरे पेज पे बहुत अच्छी चली है और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट की है। जब मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता हूँ तो भी बहुत लोग मांगते हैं कि सर ये हमें सेंड करो। तो मैंने उसको बोला कि ये ना आप अपने चैनल पे भी डाल दो। तब उनका चैनल मेरे से बड़ा था, तो मैंने उनको बोला आप डाल दो। देन ही सेड कि टीम को फॉरवर्ड कर दिया, वो देखती है, और कोई टीम नहीं थी मुझे पता है। देन फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद मैंने बोला कि भाई, फिर उनका बहुत रूड रिप्लाई आया मेरे को, बहुत रूड रिप्लाई आया। मैं कह क्या रहा था, आप ही के पॉडकास्ट की क्लिप आपको डालने के लिए कह रहा हूँ, आप ही के पेज पे, और जो कि मैंने काटी है वो क्लिप, उसकी एडिटिंग वगैरह सब मैंने करी, और वायरल क्लिप है जो मेरे पेज पे भी अच्छी वायरल गई है। ऐसा भी कोई डंप वो नहीं कह रहा मैं कि वो कह रहा हूँ आप मुझे अकड़ दिखा रहे हो। फिर मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया, थम्स अप भेज दिया।
कुछ टाइम के बाद उनका फिर आया पॉडकास्ट के लिए इनवाइट, मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आऊँगा। फिर मैंने अपना वो मीटर घुमाया थोड़ा। तो नहीं, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जब आप ज़्यादा पोलाइट होते हैं ना, वो लोगों को पचता भी नहीं है कई बार, इसलिए बैलेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जनरेशन कहाँ जा रही है? जैसे जेनजीज अगर हम तो मुझे नहीं पता मैंने कहा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, तो मुझे नहीं पता पर हाँ, जेनजी अगर आप देखते हो, जैसे आप बच्चों को भी पढ़ाते हो, आप बच्चों के अराउंड भी हो, तो क्या लगता है आपको, मतलब थिंकिंग कहीं चेंज हो रही है? जैसे हम या फिर आप जैसे अपने यंग एज में थे, क्या थिंकिंग उससे काफ़ी चेंज हो रही है लोगों की? देखो, इंसान ना हमेशा से वैसा ही रहा है, इंसान में कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है, पहले भी बेचैन था, आज भी बेचैन है, आने वाले टाइम में भी बेचैन रहेगा। पहले भी करोड़ों खरबों लोगों में से कोई एक आध था जो होश में था, संभला हुआ था, पता है कि क्या है, मैच्योर बोल सकते हैं एक वर्ड में। उसके बाद भी बहुत कम लोगों में से मतलब इस तरह, और आगे भी यही होगा। अब वो जो उनको बेचैनी कर रही हैं चीज़ें, उन चीज़ों में फ़र्क है। ठीक है, आज क्या है, आज मैं शायद किसी की मर्सिडीज़ देख के लगता है यार इसके पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। पहले किसी की बैलगाड़ी देख के लगता था यार इसके पास बैलगाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो गाड़ी बदल गई, जेलस तो जेलस रही, वो चीज़ें बदल गई। अब पहले भटकाते थे ताश पत्ते, अब देखो ना गली के बाहर कितने लोग ताश खेल रहे होते थे, पार्क वगैरह में ताश खेल रहे होते थे। अब वो चीज़ें तब्दील हो गई, पब्स वगैरह में उधर जाके ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। अब उसके बाद ये जेनजीज के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गए, गैजेट्स आ गए, इसमें गेमिंग ऐप्स आ गई, तो वो चीज़ें बदल गई। भटकाना तो भटकन तो वही रही ना, चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें वही, मतलब हालत वही रहती है इंसान की। तो ये अब ऐसा नहीं कि जेनजी की कुछ बुरी हालत है, इससे पहले वाली जनरेशन की भी बुरी हालत थी। उनके पास चीज़ें दूसरी थी, इनके पास चीज़ें दूसरी हैं। भटके वो भी थे, भटके ये भी हैं, भटके इनके बाद वाले भी होंगे। उनमें से भी कुछ लोग सही लाइन पे आके सुधर गए, इनमें से भी कुछ लोग सही लाइन पे आके सुधरेंगे, इनके बाद वालों में से भी कुछ लोग सही लाइन पे आके सुधरेंगे। तो हालत वही है। इन शॉर्ट कोई नहीं सुधरा हुआ है, सबको सुधरना पड़ता है खुद। पढ़ना, बिल्कुल बिल्कुल। आप जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो आपके पास भी ऐसे कई दोस्त रहे होंगे, कई चीज़ें रही होंगी जहाँ पे आप भी इधर उधर जा सकते हो, लाइक लाइन, मतलब ये मेरे को इतना सिंपल नहीं बनना, मैं इस साइड चला जाऊँ, साइड चला जाऊँ। तो आप अपने आप को कैसे वापस लेकर आए, या फिर क्या वो गाइडिंग चेक था आपके ऊपर जिसने आपको ये बनाया जो आप आज हो? मेरे साथ ना से 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी रहीं। एक तो ये कि मैं बड़ा डोमिनेटिंग हूँ, ऐसा मुझे सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, कि मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, और इस वजह से मेरे को ईगोइस्टिक भी बहुत लोग समझते हैं कि मैं बड़ा ईगोइस्टिक हूँ। ये एक वर्ड वो अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं कि मैं ईगोइस्टिक हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर जब तक आपसे बात नहीं करी थी ना, लगता था बड़े ईगो वाले हो, लेकिन बात करने के बाद लगता ही नहीं, आप तो बिल्कुल नॉर्मल ही हो। तो ईगोइस्टिक वर्ड किसी के लिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो उनको कंफर्ट नहीं देता जो मेरा बिहेवियर है। मेरा बिहेवियर कैसा है, बड़ा रूल डिसिप्लिन वाला है, मैं अपने बड़े प्रिंसिपल्स वाला हूँ। अब तो मैं फिर भी कई चीज़ों में फ्लेक्सिबल हो जाता हूँ, लेकिन इन माई सैलेड डेज आई वॉज वेरी रिजिड अबाउट माई प्रिंसिपल्स, कि नहीं मेरे प्रिंसिपल ये हैं तो ये हैं, वो हैं तो वो हैं, मुझे ये नहीं बोलना तो नहीं बोलना, वो नहीं करना तो नहीं करना। तो मेरे सर्कल में कुछ ही दोस्त थे और उनको पता था ये चेंज नहीं होगा। ओके। तो इसलिए कभी वो एक कॉन्ट्राडिक्शन रहा नहीं। जैसे मुझे एक छोटी सी बात है, नॉनवेज नहीं खाना तो नहीं खाना। कोई मेरे घर पे लेट लेट के पोछे लगा दे अपने शरीर से, नहीं खाऊंगा। मेरा एक फ्रेंड तो बड़ा फोर्स करता था कि तू नॉन वेज खा, मैं कहता था नहीं खाऊंगा। तू अपना वेज छोड़ रहा है, मेरी अपना नॉन वेज छोड़ रहा है, मेरी तरह वेज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मैं तेरी तरह नॉन वेज क्यों? तुम खाओ, तुम्हें जो पसंद है, मैं अपना आज़ाद हूँ। मेरे को कहाँ बैठना है, कैसे क्या पीना है, क्या है, वो दैट डिपेंड्स ऑन मी। तो एक मेरा एक जो पर्सनैलिटी है ना, वो लोगों को पता है। अब वो उसको मैन ऑफ प्रिंसिपल बोले पॉजिटिवली या फिर इगोइस्टिक बोले नेगेटिवली, मीनिंग ये है आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेल्फ बिकॉज ऑफ पीपल। तो उस वजह से कुछ लोग तो वैसे ही छट जाते हैं कि ये बदलेगा नहीं, छोड़ो इसको, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं वो कोशिश बेचारे करते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, नहीं बदलता। ये जो प्लेफुलनेस है, जो आपकी प्लेफुलनेस है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अभी ना इनका फ़ोन लगाया चार्जिंग पे, ठीक है। उस फ़ोन ने बोला कि आपने मेरे को क्या क्या बोला उसने, आप मुझे चार्ज कराने के लिए थैंक यू, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तो ये प्लेफुलनेस इतनी छोटी चीज़ों में कैसे लेकर आते हो आप? देखो, ये मेरा एक फ्रेंड की बेटी है, उसके उसमें था थैंक यू फॉर चार्जिंग समथिंग, कुछ ऐसा उसने लगाया। तो मैंने उसको बोला ये क्या लगाया है? कह रही है कि चाचू ये ना इस पे आईफोन में ऑप्शन है कि आप कमांड्स दे सकते हो। तो मैंने कहा बता मेरे को। अब उसने वो सेटिंग है, मैंने कहा रुक जा मैं यहाँ पे अपने आप लिखता हूँ। तो मैंने फ़नी लिख दिया कि भाई वो उसका खाना है ना बेसिकली, वो भूखा है। अब जब वो खाली होता है, जब वो बैटरी लो रह जाती है 20%, फिर वो ये बोलता है कि मुझे चार्ज पे लगा दो, खाना खिला दो, गरीब की दुआ मिलेगी।
है, ये तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैंने लगाया और मैंने कहा ये क्या बोलने लगा ये, ठीक है। तो जब आप बच्चों के साथ होते हो तो आपने किसी स्टूडेंट को रोस्ट करा हो, किसी स्टूडेंट को आपने डांटा, क्योंकि आपने जैसे आपने बताया था कि स्टार्टिंग का मुझे याद है जब हमने लास्ट टाइम बैठे थे तो आपने बोला था कि आपके टीचर थे जिन्होंने आपको बहुत डांटा था, ठीक है। तो कई बार फनी वे में किसी को रोस्ट कर दिया बच्चे को, उसे वो भी कई बार बुरा लग सकता है। तो ये ऐसा कोई आपके साथ हुआ है? हाँ, हुआ कई बारी। मैं जब पढ़ाता था ना तो बच्चे तो मैं लेता ही नहीं था, टू बी लाइक वेरी क्लियर अबाउट इट, कि मैं बच्चे नहीं लेता था। बच्चे जब मुंह से निकलता है तो वो स्टूडेंट्स के लिए निकलता है, ठीक है। मेरे पास ज़्यादातर मैच्योर लोग ही होते थे। ओके। और बहुत अगर कम लेता था तो वही मतलब थोड़े से जो मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं, इधर कॉलेज गोइंग और 10th 11th 12th वगैरह के, ठीक है। तो उससे छोटे तो मैं जनरली लेता ही नहीं था। कोई जान पहचान से कोई फोर्स करके आ गया तो वो एक अलग बात है। तो मेरी आदत शुरू से ही रही है एक्टिंग करके पढ़ानी है। उनको भी नहीं पता होता था ये क्या हो गया। जैसे मैं घुसता था क्लास में और मुझे लगता था अब ये वर्ड देना है फॉर एग्जांपल, तो माइंड में एकदम से आता था, उसको नोटंकी करके उठा दिया, क्या कर रहा था तू कर क्या रहा था बता, मेरी क्लास में तू ऐसे बैठेगा, तेरी ऐसी की तैसी, मैं भी बताता हूँ, तेरे पापा को फ़ोन मिलाता हूँ। अब वो एक बार ही ऐसा हुआ कि वो लड़का ना मतलब बिल्कुल उसकी शक्ल पे आ गया कि भाई अब ये कुछ हो गया, रो देगा ये। हाँ। तो मैंने कहा बैठ जा रहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ। तो एकदम से ऐसे सर उसके आंसू आ गए थे। मैंने कहा कोई, बट वो जो बात की खुशी होती है ना, वो कवर अप के साथ एक अलग सा एक रिलेशन भी बनाती है कि यार ये कुछ अलग ही था, मज़ा आ गया। तो ऐसे होता था। लास्ट टाइम आपने हमारे साथ करा था, मैं तो सही में डर गया था जब आपने बोला था ये क्या पूछ रहे हो मेरे से, मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, आप बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, और फिर आपने कुछ तो वर्ड एक्सप्लेन करा था। अच्छा देखो, कई बार ना प्रैंक्स सक्सेसफुल जाते हैं, कई बार प्रैंक्स फ्लॉप भी हो जाते हैं। हाँ। मैं कॉलेज में गया और उधर स्पीच थी मेरी, मोटिवेशनल स्पीच थी, और वहाँ पे मतलब हर कॉलेज में नहीं करता मैं इस तरह के प्रैंक्स, कई बार ही कर देता हूँ। तो मैंने एक प्रैंक किया, वो कोई हंसा ही नहीं, किसी को कुछ फर्क, मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती हो गई। तो कई बार फ्लॉप भी हो जाते हैं। एक बार मैं राजधानी कॉलेज में गया था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मेरा सुपर हिट प्रैंक किया था। वो तो प्रिंसिपल थे सामने, वो भी एकदम से ऐसे हो गए थे कि सर ये क्या था। तो मतलब वो कई बार होता है कि बहुत हिट जाता है, कई बार होता है फ्लॉप जाता है। तो फ्लॉप अगर गया तो इसका मतलब ये नहीं हम कभी ट्राई नहीं करेंगे दोबारा, ठीक है। एवरी डे इज नॉट द सेम। लेकिन वो पॉडकास्ट मेरा बहुत अच्छा हुआ था जिस कॉलेज की मैं बात बता रहा हूँ, पाइट यूनिवर्सिटी है पानीपत में। तो वहाँ पे मेरा प्रैंक फ्लॉप गया था, लेकिन पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया था वो। तो जैसे अगर आप मोटिवेशन देते हो लोगों को, मोटिवेशन स्पीकर आप बोलते हो अपने आप को, तो क्या एक प्रेशर होता है कि जब खुद से अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही? कई ऐसे डेज होते हैं जब व्हेन यू आर लो, व्हेन यू आर थिंकिंग कि जैसे आपने बताया कि मेरा चैनल नहीं चल रहा, तो कई चीज़ें बंदे को लो करती हैं। तो उस टाइम पे जब आपको एक मोटिवेशन टॉक देने जाना है, तो आपको कैसे अपने आप को वापस लेकर आते हो? देखो, मोटिवेशन कोई ऐसा लेबल नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो सिर्फ वही है। मोटिवेशन आप भी दे सकते हो, आप भी देते ही हो। आपके जो कजन्स होंगे जो आपसे यंग होंगे, वो अगर किसी चीज़ में अटकेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि सिद्ध भैया हमें ऐसा, तो आप उनको बोलोगे कोई नहीं यार देख जॉब में ऐसा होता है, मैंने भी करी है। तो इट इज़ अ मोटिवेशन, है ना। जिन लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत बारीकी से देखा होता है, जो, क्योंकि मेरी लाइफ स्टार्टिंग में बहुत मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि ऐसी ज़िंदगी किसी को ना मिले जैसा मेरा बचपन भी था। तो उस वजह से मैच्योरिटी आ गई, उस वजह से फ़न भी आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई, तो उन चीज़ों के बेस पे अगर आप कोई भी बात करेंगे तो वो अच्छी लगेगी, क्योंकि वो सच से निकली है, वो अनुभव से निकली है। इसमें कोई फिलोसॉफिकल होना नहीं है कि मैंने कोई किसी बड़े फिलोसोफर की किताब पढ़ के कुछ कोटेशंस लर्न करके वो मैंने छाप दी कहीं पे। बल्कि जितनी भी कोटेशंस अगर कभी मेरे सामने आती है, मेरा जो पर्सनल थिंकिंग होती है ना, उससे ऑपोजिट ही होती है। मुझे तो लगता है बनाई किसने है ये। ऐसी बहुत सारी कोटेशंस है मुझे बहुत बेकार लगती हैं कि ये गलत है। कोई कोट बताओ ऐसा। अभी देखो, अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था एक कोट, शायद बिग बॉस में भी किसी ने बोला है लेटेस्ट, कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो बहुत, भगवान उनको बड़ी जल्दी बुला लेता है। ये बहुत बकवास बात है। मतलब जो यंग होके मर गया, आप उसको तसल्ली देने के लिए उसके परिवार को ये बोल रहे हो कि अच्छे लोगों को भगवान, तो मतलब जो 80-80 साल जी रहे हैं वो सब बुरी आत्माएं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बुद्ध की आप एज देखें, शायद वो बहुत ओल्ड एज में डेथ हुई थी उनकी, आई थिंक इट वाज महात्मा बुद्ध। और ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, महावीर रहे हैं, महात्मा बुद्ध रहे हैं, और भी बहुत सारे सेंट्स हैं जो बड़े ओल्ड एज में मरे थे। तो क्या बड़ी बुरी आत्माएं थी ये सारे? तो ये फालतू के डायलॉग बनाया, अच्छी आत्माओं को भगवान जल्दी बुला लेता है। उसको इतना तड़फन हो रही है, भेजता ही ना उनको। तो इस तरह की कोट्स ना मुझे बड़ी इम्प्रैक्टिकल लगती है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे एक और है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। या तो मैं नहीं समझ पाया इसको, मे भी हो सकता है कि मेरे को ना समझ में आई हो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नेवर द लास्ट इंप्रेशन। अगर ऐसा होता तो फिर डिवोर्सेस ना होते। फर्स्ट इंप्रेशन कितना अच्छा होता है। देखो, वो लड़की आ रही है सीता मैया की तरह शर्माती हुई, ट्रे में लेके, पल्लू लेके, दुनिया की सबसे आइडियल औरत है वो, और वो आदमी सूट वूट पहन के परफ्यूम लगा के आज नहा के भी आया है और बैठ के उसको बोल रहा है
वैसे आपकी हॉबीज़ क्या हैं? और वो कह रही है, देखो ऐसे शर्माती है, जी मैं खाना बना लेती हूँ और गीता भी पढ़ लेती हूँ। कितना अच्छा है, ये फर्स्ट इंप्रेशन है। और लास्ट इंप्रेशन क्या होता है? वो बनायन पहन के तोंद निकली हुई है, बालों वाला पेट लेके हिला रहा है, ओए चाय तो ला दे। और वो कहती है अपने आप ले लो, उठ के सुबह सुबह चाय चाहिए इनको। ये लास्ट इंप्रेशन है। तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता, ना कभी किसी के ब्रेकअप्स होते, ना कोई डिवोर्सेस होते, ना बेटे बाप को कोर्ट में खींचते, ना बाप उनको जायदाद से बेदखल करता। ये तो बकवास है, या तो मैं नहीं समझ पाया उस कोटेशन को। नहीं ये मतलब मैं लिटरली आई वाज इमेजिनिंग, ये जो आपका तरीका ऑफ स्टोरी टेलिंग है, ये आपने कहाँ से पिक करा? गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट। देखो इंग्लिश में ना बोलते हैं फिलोसोफर, ठीक है? फिलोसोफर का सिनोनिम क्या होता है? फिलोसोफर का सिनोनिम होता है थिंकर। थिंकर, ठीक है? अब देखो बड़ा अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थिंकर कौन है? जो थिंक करता है। टीचर कौन है? जो टीच करता है। प्लेयर कौन है? जो प्ले करता है। लिवर कौन है? जो लिव करता है। वो औरी है, औरी। अभी औरी का भी मेरे को डीएम आया था। अच्छा। वो मेरे से मेरी एक वीडियो मांग रहा था कि मेरे को एक वीडियो दे दो अपनी। तो मैंने उसको बोला कि हाँ ले लो, तो कह रहे नहीं मेरे को वाटरमार्क वाली नहीं है, मेरे बर्थडे उस पर मेरे को चलानी है, तो मेरे को वाटरमार्क नहीं चाहिए। तो मैंने कहा रॉ फाइल तो मेरे पास है नहीं, वो तो डिलीट हो जाती है, पुरानी वीडियो थी 1 साल पुरानी। तो वो नाराज हो गया, उसके आइकन्स आए और वो नहीं मैं नहीं बात करता, समथिंग ऐसा, वो लार्ड टाइप्स जैसा है ना उसका करेक्टर, वो वैसे ही है डीएम में भी। ठीक है। तो खैर कम टू द पॉइंट, कहाँ पे था मैं? फिलोसोफर। हाँ, फिलोसोफर, थिंकर। तो टीच करने वाला टीचर, प्ले करने वाला प्लेयर, थिंक करने वाला थिंकर। थिंकर यानी फिलोसोफर। यानी फिलोसोफर और हम नॉर्मल लोगों में क्या फ़र्क है? वो सोचता है, हम सोचते नहीं है। यही है ना, जो थिंक कर रहा है, जो सोच रहा है, वो थिंकर बन गया, यानी फिलोसोफर बन गया। मीनिंग ये है सब कुछ हमारे आसपास है, हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान नहीं देते। जैसे वो आता है ना, फर्क बताओ, एक सितारा ज्यादा है, लड़की की चोटी छोटी है, 3 उंगलियां है, लैंप गायब है पीछे से। तो वो हम फर्क कैसे बताते हैं? हम ध्यान देते हैं उस पर। ऐसे अगर हम अपनी डेली लाइफ में ध्यान में रहे, हम ध्यान देंगे, तो हमें चीज़ें अपने आप पता लगती हैं। हमें चीज़ें अपने आप समझ में आती है, लोगों के एक्सप्रेशन से उनकी असलियत पता लगती है, वो कितने नकली है, कितने असली है, कितना क्या है, वो सब पता लगता है। लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता था अपने हर एक सेशन में, मोर और लेस, कि एक बात का ध्यान रखना, कि ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान ही नहीं है इंसान का, सच में ध्यान नहीं है, होश ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, उसका क्या बोला है, उसने क्या मतलब, होश ही नहीं है। आप कभी देखना घर में परिवार में जब गैदरिंग होती है ना, गेट टुगेदर होती है, तो भुआएं मासियाँ, आदमी तो फिर भी सुन लेते हैं थोड़ी देर, भुआ मासियाँ जो फीमेल्स होती है सारी बोल रही होती है और सारी बोल रही होती है। आप कभी इनसे 2 कदम दूरी पे अपनी चेयर लगाओ एंड जस्ट एंजॉय द व्यू। ओ हो, एवरीबडी इज स्पीकिंग, एवरी फीमेल इज स्पीकिंग, बट नोबडी इज लिसनिंग, फिर भी बात आगे चल रही है। मतलब ध्यान ही नहीं है किसी का, कुछ होश नहीं है। तो होश नहीं है, ध्यान नहीं है। तो जो ध्यान देगा, जो होश रखेगा, वो ये भी ध्यान देगा कि मेरे थॉट कैसे आ रहे हैं, और मेरे थॉट आ रहे हैं, वो आ क्यों रहे हैं, वो उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, उसका मीनिंग क्या है। थिंक बिफोर यू स्पीक। अब देखो उसमें भी क्या वर्ड है, थिंक। पहले सोचो फिर बोलो, है ना, पहले तोलो फिर बोलो, मीनिंग वही है। तो थिंक ही नहीं हम लोग करते, हम लोग छपा जा रहा है, चला जा रहा है, छपा जा रहा है, चला जा रहा है, वो है। तो अगर हम सब्र से सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे, हम फिलोसोफर बन जाएंगे। चाहे हमें एक प्रोफेशनल टैग मिले ना मिले, लेकिन हम फिलोसोफर हो जाएंगे। आपके लिए सक्सेस क्या है? पैसा, पावर, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस किससे आती है? हैप्पीनेस मटीरियली पैसे से आती है। ठीक है, मटीरियली। अच्छा, और स्पिरिचुअलिटी से आती है। अच्छा, और आप कैसे आप स्पिरिचुअलिटी में अपने कदम रखा? कैसे? फिर ये पॉडकास्ट कहीं और चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये कहीं और चला जाएगा। बता दो, लोग सुनना। देखो इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको। वैसे तो अच्छा कहीं चला जाए तो वो अच्छी बातें ही हैं, लेकिन फिर वो लगता है कि यार बड़ी फिलोसॉफिकल हो गई बातें, है ना। आई स्टार्टेड लिसनिंग टू सूफी म्यूजिक व्हेन आई वाज जस्ट 12 years old, ठीक है। और फिर वो सूफी म्यूजिक नुसरत साहब का सुनने के साथ बुल्ले शाह, बाबा फरीद, सुल्तान बाहू साहब और कबीर साहब, इनके सबके दोहे। वो पहले तो म्यूज़िक चल रहा है कि हाँ हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर उसके लिरिक्स पे ध्यान गया कि बात घुमा फिरा के वहीं आ रही है, मन साफ़ करो, दिल साफ़ करो। फिर सोचा है मन साफ़ दिल साफ़ होता है कि हमें तो लगता है हम तो बड़े साफ़ दिल के हैं। तो साफ़ दिल क्या होता है? साफ़ दिल ये होता है कि आपके मन में कुछ भी, किसी के लिए भी, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी गलत ना आए, जो कि अभी भी पॉसिबल नहीं है। हर एक के मन में आता है,
लेकिन कितने लोग उसको देख पा रहे हैं कि ये मेरे मन में गलत आ रहा है। द फर्स्ट स्टेप इज ध्यान, कि आप ध्यान दे रहे हो, आपको पता लग रहा है यार मेरे मन में गलत विचार आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट उस पर आप वर्कआउट कर रहे हो, उसको आप ठीक कर रहे हो। फिर उसके टाइप्स आ रहे हैं, फिर उसके सब टाइप्स आ रहे हैं। अब आपको पता लग रहा है कि आप कैसे हो, आपका ध्यान अंदर जा रहा है बजाय कि बाहर पे। तो फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। तो दिस स्टार्टेड। पर इतनी यंग एज में, आपके 16-17 साल में आपने सुनना शुरू मैंने सुनना शुरू किया नुसरत साहब को 12 साल में। 12 साल में, शायद 12 साल में भी 11.5 या 11 भी हो। और मतलब ये चीज़ इतनी सही बताई ना आपने कि आधे लोगों को जो वो, जैसे कई बार होता है ना लोगों को, जैसे एक गाना सुनते रहते हैं वो, उसके बाद कई बार बजा के आता है अच्छा इसका ये मतलब था, तब उन्होंने शायद ध्यान लगाया या फिर वो लिरिक्स किसी तरह से आए। तो ऐसा क्यों है, मतलब लोग इतना डिफरेंट क्यों है, मतलब कहाँ गए हैं लोग? ध्यान की कमी, भटकना इतना ज़्यादा है, उनके पास सब्र ही नहीं है। एक बहुत पहले लाफ्टर चैलेंज आता थे ना, जब स्टार्टिंग है, उसमें एक डॉक्टर साहब आए थे। तो उन डॉक्टर साहब की कोटेशन बड़ी अच्छी लगी मेरे को। उन्होंने बोला कि हम सारा दिन फ़ोन मिलाते रहते हैं, कभी अपना नंबर मिलाओ तो व्यस्त जाता है। ये फिलोसफिकल है, कितनी अच्छी बात है। मतलब हम बाहर इतने भटक रहे हैं, सिद्ध क्या कर रहा है मुझे उसकी चिंता है, वो क्या कर रहा है मुझे उसकी चिंता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कितना कमा रहा है, वो कैसे कर रहा है, बट अपने ऊपर ध्यान, नंबर बिजी है, टाइम ही नहीं है अपने लिए। तो आप शांत बैठ के अपना सोचे तो सी, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्शन। वो इंसान करता ही नहीं है। आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन? ये बहुत पर्सनल मोस्ट होता है। अच्छा। ये मतलब पूछने में तो कोई भी पूछ ले, लेकिन बताना कभी भी नहीं चाहिए। अच्छा। कभी भी किसी को ये दिस इज मोर पर्सनल देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। इवन दिस शुड नॉट बी शेयर्ड विद योर वाइफ, विद योर किड्स, विद योर पेरेंट्स, नोबडी। बट पीपल आर मेकिंग अ बिजनेस आउट ऑफ दिस। तो इट मीन्स दे आर नॉट एक्चुअली वॉकिंग ऑन द पाथ। जो बोले सो, वो कबीर साहब का दो है, जो कहे सो है नहीं, जो कुछ ऐसा समथिंग, मैं भूल गया, भी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। जो है सो कहा ना जाए, जो कहा सो है नहीं, ऐसा समथिंग। ठीक है। ऐसा कौन सा वर्ड है इंग्लिश में जो लोग सबसे ज़्यादा गलत प्रोनाउंस करते हैं? बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स है। जैसे शेड्यूल है, उसको आजकल लोग स्केड्यूल बोलते हैं। मैं भी शेड्यूल बोलता हूँ। हाँ, लेकिन वो स्केजोल होता है। अमेरिकन में स्केजोल होता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में वो शेड्यूल होता है। ठीक है, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक कन्वर्सेशन बोलते हैं, दैट इज कॉन्वर्सेशन, वो कॉन्वर्सेशन होता है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। प्रोनाउंसिएशन होता है, लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी वर्ड्स। हम इंडिया में कौन सी इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं? लाइक हम कुछ भी फॉलो नहीं ढंग से कर रहे दोनों में खराब कर रहे हैं। दोनों में खराब कर। जो अमेरिकन कीबोर्ड यूज करता है ना, उसको लगता है अमेरिकन इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ, कोई ब्रिटिश, वो लगता है ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन में बहुत कम, कई जगह पे फ़र्क है। लैंग्वेज तो सेम ही है। हम लोग ओरिजिनली ब्रिटिश इंग्लिश वी आर सपोज टू यूज़, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे पे राज किया, उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाई। तो हमारी जो इंग्लिश है मेनली ब्रिटिश है। बट अब वो ट्रेंड की वजह से, वो फैशन की वजह से, मे बी वी आर फॉलोइंग नाउ अमेरिकन इंग्लिश। या फिर जो कॉल सेंटर्स हैं, उनको अमेरिकन एक्सेंट की डिमांड होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को वही टीच करते हैं, उसी तरीके से वर्ड्स उनको ट्रेन करते हैं। तो शायद इस वजह से भी अमेरिकन स्टाइल बहुत बूम कर रहा है। तो बट मुझे लगता है कि हम लोग मिक्सड ही यूज़ करते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू या आई एम टॉकिंग विद यू? I'm talking to you। तो फिर ये अमेरिकन यूज कर रहे हो आप। अच्छा। मैं भी गलत हूँ। नहीं गलत नहीं है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा। आप क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं, स्केड्यूल बोलते हैं? माय शेड्यूल, आई चेक माय शेड्यूल। शेड्यूल तो फिर मेरे दिमाग में मतलब ये चलता है। यहाँ पे आप ब्रिटिश हो गए। अच्छा। और स्केड्यूल अमेरिकन है। अच्छा, ठीक है। और आपका हिंदी को लेके क्या टेक है? जैसे आजकल बहुत चल रहा था कि हिंदी बोलना शुरू करो, या फिर लोग रीजनल लैंग्वेजेस में लड़ाइयाँ हो रही थी, नीचे डाउन साउथ हो रहा था, मराठी में हो रहा था, बैंगलोर में हो रहा था। तो उस पर आपका क्या टेक है? मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको बांटा जा रहा है एक सर्टन लैंग्वेज स्पीकिंग में। आई थिंक आपको वो भी नहीं पसंद, आपने लास्ट टाइम बताया था, वो कास्ट नहीं पसंद, लास्ट नेम आपको बिल्कुल नहीं पसंद कोई यूज़ करे, बिकॉज जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, ज़रूरत नहीं है उसकी, आपने लास्ट टाइम भी बताया। तो लैंग्वेज पे आपका क्या वो है? लैंग्वेज देखो बहुत सिंपल है। एक मेरे मन में एक बात है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल में कुछ टेक्स्ट टाइप किया, अब मुझे वो सिद्ध को भेजना है। अब मैंने टाइप कर लिया, लेकिन वो आपको कैसे पता लगे मैंने कैसे टाइप किया है? जब मैं वो सेंड करूँगा तो आपके वहाँ पे वो पॉपअप होगा, आप उसको पढ़ेंगे। दिस इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है। मेरे मन में एक बात है, एक मैसेज है, जो मैं चाह रहा हूँ मैं सिद्ध तक ट्रांसफ़र करूँ, वो कन्वे करूँ। उसके लिए जो मुझे चाहिए बीच में, दैट इज़ भाषा। मुझे वो लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम। अब वो भाषा कौन सी होनी चाहिए जो आपको भी समझ में आए, जो मुझे भी समझ में आए, तभी मैं आपको अपनी बात समझा पाऊंगा, है ना। अगर मुझे मान लो एक पंजाबी आती है और आपको पंजाबी नहीं आती है, लेकिन मुझे इंग्लिश भी आती है और आपको इंग्लिश भी आती है, सो वी कैन टॉक इन इंग्लिश।
मैं पंजाबी में आपको बोलूँ लेकिन हो सकता है आप मिसअंडरस्टैंड कर जाएं, तो उसमें नुकसान दोनों का है, मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो भाषा से प्यार या भाषा की विरासत, ठीक है, एक हद तक हम इन चीज़ों को बहुत सर झुका के नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन हमारा भाषा का मकसद क्या है? मकसद ये है अपनी बात को ट्रांसफ़र करना। अब मुझे आपको 1 लाख रुपया देना है और आपने मुझे मान लो उसके बदले में एक स्कैनर का मैंने बोला मान लो, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ यार मैं सीधा आपको 1 लाख रुपए कैसे दूँ? यूपीआई में पेटीएम के थ्रू करूँ, या फिर यूपीआई में गूगल पे के थ्रू करूँ, या फिर मैं आपको बैंक ट्रांसफ़र करूँ, एनईएफटी करूँ, या आईएमपीएस करूँ, या कैसे करूँ? तो आप बोलोगे भैया मुझे 1 लाख से मतलब है, आप जैसे मर्जी करो, दैट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं तो हमें वो मैसेज से मतलब है, हमें उसकी वो कौन से शब्द उसमें यूज़ हुए उनसे क्या मतलब, हमें तो मैसेज से मतलब है। अब मैसेज आप और मैं जो हमारा दोनों को सूट करता हो उस भाषा को हम यूज़ कर लें। बहुत सिंपल है ये। हमें ना खिलौने चाहिए। देखो अब जो अमीर बच्चे हैं उनके घर में एक स्पेशल टॉय रूम है, उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं। जो गरीब बच्चे हैं जो सड़क पे बैठे हुए हैं उनके पास कुछ नहीं, तो वो पत्थर ही उठा लेते हैं, है ना, उसी से कुछ ना कुछ वो मिट्टी में कुछ बना के खेल लेते हैं। इंसान कभी भी बिना झंझट के रहना इसको पसंद ही नहीं है, इसको झंझट चाहिए। अब कुछ नहीं है ना, चलो भाषा के ऊपर लड़ाई करते हैं। कुछ नहीं है ना, चलो उस रंग के ऊपर लड़ाई करते हैं कि तू इस धर्म का है कि तूने इस धर्म के रंग का ये कैसे लगा दिया। क्या बच्चों वाली बातें चल रही हैं। तो इनको अटकना है। एक कबीर साहब का बड़ा अच्छा दो है, चलत कथ टेढ़ो टेढ़ो रे। इंसान की आदत है वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता। अपने काम से काम रखे भाई, बहुत सिंपल। अब आपने ब्लैक पहना है, मैंने पिंक पहना है, इससे क्या मैटर करता है? पिंक नहीं पीच है नहीं तो यहाँ पे ना वो बॉस ही बना देंगे मीम में होता है ना, पुकी सर। हाँ। तो आपने जैसे काफी कैरेक्टर्स भी प्ले करे, आपने खुजली भाई पुराने हो गए, छोड़ो उनको नहीं करना। नहीं बोलो कोई। तो वो उसके बाद मैं उसी पे आ रहा था कि उसके बाद आपने ओपन करा अपनी फैमिली को कंटेंट में, आपने अपनी वाइफ के साथ कंटेंट बनाया, आपने अपनी बेटी के साथ कंटेंट बनाया। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी पर्सनल लाइफ बाहर दिखाना, आप पर्सनल ऐसे लाइफ नहीं दिखा रहे बट आप स्टिल अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करो, और आप बोल रहे हो जैसे कमेंट्स में भी हेट आता है, तो क्या उसमें आपको लगता है बिकॉज अपने तक तो मैं सह लूँगा पर मेरी फैमिली के बारे में कोई कुछ बोले मैं वो नहीं सहूँगा? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई आप किसी का मुंह रोक नहीं सकते ना। आप देखिए ना, अगर आप स्ट्रांग इनफ नहीं है तो आप सोशल मीडिया के लिए नहीं है। और एक और चीज़, बहुत बड़ी स्टेटमेंट इससे भी, अगर आप स्ट्रांग इनफ नहीं है तो आप इस दुनिया के लिए नहीं है। आप सोशल मीडिया को छोड़ दो, आप बाहर निकलो, आपके दोस्त ही आपको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, लेग पुलिंग के अंदर वो मिक्स करके, और बाद में बोलेंगे यार हम तो मजाक में बोल रहे थे भाई। लेकिन उस मजाक से हर्ट हुआ ना किसी को, उस मजाक से किसी का दिन खराब हुआ ना, वो फिर मजाक थोड़ी था। तो आपको लोग आपके घर से ही क्रिटिसाइज कर लेंगे। आपको यू हैव टू बी थिक स्किन्ड। अगर आप थिन स्किन्ड है तो आप जी ही नहीं पाएंगे। लोग ऐसे आपको काटने के लिए बैठे हुए हैं। हर मूवमेंट पे आपने गाड़ी कहीं पे लगा दी, वहाँ पे आपको काटने के लिए आ जाएगा, यहाँ कैसे लगा रहा है। उसको बोलो भाई थोड़ी देर के लिए लगा रहा हो, क्या दिक्कत होगी? तो आप थोड़ा सा स्ट्रांग आवाज़ में दोगे, या लड़ाई नहीं करनी, या हमने चैलेंजेस नहीं करने, लेकिन दबना भी नहीं। मैं अपनी बेटी को ये सिखा दूँ कि देखो हमने किसी को दबाना नहीं है, लेकिन हमने दबना भी नहीं है। अभी कुछ थे ऐसे जिनके साथ थोड़ा सा हो गई, तो मैंने उनको बड़ा स्ट्रांगली वो किया, कन्फ्रंट किया, और फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, रहमत को, मैंने कहा रहमत आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि वो चिल्ला रहे थे, लेकिन जब मैं स्ट्रांग हुआ वो बेटा पे आ गए। तो ये था बेटा डरना नहीं, और मैं स्ट्रांग हुआ, मैंने बदतमीजी नहीं करी, मैंने रिस्पेक्टफुली अपने सेंटेंसेस रखे, लेकिन स्ट्रांगली रखे। तो आप के परिवार को कौन क्या बोल रहा है, आपको क्या कोई बोल रहा है, या उसको क्या कोई बोल रहा है, दुनिया का काम है ये बोलेंगे। आप सबसे ग्रेट आदमी इस दुनिया का कौन है एक बताइए? उसको किसी ने क्या कुछ नहीं बोला होगा कभी? बिल्कुल बोला होगा। बस हम क्या चीज़ हैं फिर? खत्म कहानी। अब कबीर साहब के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बुल्ले शाह के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए इनको भी शायद हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते हो जेंजी में, हम टॉप मोस्ट ले लेते हैं जो किसी धर्म के बहुत टॉप मोस्ट होते हैं। हिंदू धर्म से शायद कृष्ण जी को टॉप मोस्ट मानते हैं, शिव जी को, राम जी को। क्या इनके बुरे बोलने वाले कोई लोग नहीं है? बहुत लोग हैं। मोहम्मद साहब इस्लाम के अगर देखा जाए तो क्या उनके लिए कोई नहीं कुछ बोलता? बहुत लोग बुरा बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट, उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलता, बहुत लोग बोलते हैं। तो हम तो इनसे बहुत नीचे के लोग हैं, हमें तो गाली पड़ेगी। जब उनको नहीं छोड़ा तो हु आर वी? और हम ये क्यों एक्सपेक्ट करें कि एक शाहरुख खान का ना बड़ा अच्छा क्लिप है, अनुपम खेर उनसे पूछते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि हाँ जब आपको लोग डिसलाइक करते हैं तो कैसा लगता है, शायद इस तरह कोई। देन शाहरुख से कि क्यों
क्यों मुझे डिसलाइक करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता सब। तो अनुपम खेर से कि शाहरुख तुम्हें सभी पसंद करे ऐसा तो नहीं है ना। देन शाहरुख वेरी नाइसली सेज क्यों ऐसा नहीं है, क्यों नहीं सब कर सकते। तो भाई ये दुनिया में गाली भी देंगे, आपको प्यार भी करेंगे, सारे तरीके के लोग हैं। इसलिए जो आज प्यार कर रहे हैं यही कल गाली भी देंगे, और आपको कुछ नहीं पता जो आज गाली दे रहे हैं यही कल आपको प्यार भी करेंगे। यू नेवर नो, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, यू नेवर नो एनीथिंग। इसलिए ना इनसे अटैच ही मत हो। जो प्यार कर रहे हैं उनको बड़े प्यार से हेलो बोलो और आगे निकल जाओ, माइंड में उनका प्यार मत रखो, ये आपको नीचे गिराएंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। जो लोग सर आपके पीछे जान हाजिर है, आप मेरे बाप समान हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, वो मेरी 10 लोगों को जाके बातें कर रहे हैं। तो इनसे और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? तो इसलिए तो इन लोगों को फिर थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे रखो। हाँ, एज अ गुड ह्यूमन प्यार में रहो, सबको सपोर्ट करो, साफ नीयत से रहो, लेकिन डोंट लेट देम यूज यू। सिंपल। कितना इम्पोर्टेंट होता है एक फादर का रोल एक चाइल्ड? उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एक दोस्त का रोल इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना टीचर का रोल। सारे रोल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली। माँ का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बेटे का रोल भी, सारे रोल्स बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये तो फिल्मों ने हमें बता दिया, माँ तूने मेरी माँ को, तो माँ को बहुत ऊपर रख दिया। तो बाप को क्यों कम किया? क्योंकि वो कहती है कि मैं 9 महीने आपको पेट में रखा। अच्छी बात है, लेकिन इसमें तो कुदरत का डिसीजन है ना ये तो। अगर मान लो दोनों के पास ऑप्शन हो कि कंसीव कौन करेगा, तो बच्चे ही ना हो भाई। यही लोग लड़े कि मैं नहीं करूंगी तू कर, वो कहेगा तू नहीं करेगा मैं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, तो इसी में क्लेश हो, ये डिसाइड ही ना हो पाए। डिवोर्स का एक और टर्म आ जाए कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कंसीव कौन करेगा, वो तो ऑप्शन ही नहीं है ना, फीमेल को ही करना है। तो उसमें ग्रेटनेस, और हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ग्रेटनेस नहीं है, लेकिन देखो बच्चा पैदा करने के पीछे रीज़न क्या है? मुझे क्यों मेरे माँ बाप ने पैदा किया? कि मैं कहीं सड़क पे भटक रहा था, एक जीव को खाना देना है, रोटी देनी है, ऐसा तो नहीं था। मैं तो था ही नहीं इस दुनिया में। तो कई रीजंस होते हैं भाई, प्रैक्टिकली अगर समझें, ताकि अगर बच्चे नहीं होंगे तो लोग बाँच कह के ताने मारेंगे, उन तानों से बचना है। तो सेल्फिशनेस आ गई ना। फिर जब मैं बूढ़ा हूँ तो मेरा सहारा बने, इसलिए लड़का चाहिए, तो सेल्फिशनेस आ गई ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम प्रैक्टिकली, हम एक बारी इमोशनल चीज़ों को हटा के प्रैक्टिकली सोचेंगे तो इतनी कड़वी बातें निकल सकती है। अभी तो ये बवाल मचने का ज़माना ना, नहीं तो इन बातों में मैं बहुत खुल के बोलता था अपने क्लासेस में। लोग बोलते थे सर ये एस्पेक्ट हमने कभी नहीं सोचा, और ये बिल्कुल ठीक एस्पेक्ट है। अब थोड़ा सा संभल कर बोलना पड़ता है, नहीं तो ये सच में, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी जिम्मेदारी से हट जाएं, ऐसा नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, कर सकते हैं तो पूरी करें। अब वो कहते हैं कि हमने देखो तुम्हें पाल पोस के बढ़ा गया, तो उस टाइम हम कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करते थे, हम सारी बातें मानते थे, मार भी खाते थे। आज हम 2 चीज़ें जो आपको कह रहे हैं जायज़, आज के टाइम के हिसाब से आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो मैं बाप हूँ एक बेटी का, लेकिन मैं माई बाप नहीं हूँ उसका। वो मेरे थ्रू आई है, बट उसकी अपनी एक ज़िंदगी है। मैं उसको इंडिपेंडेंट बचपन से ही रखता हूँ। जब वो बहुत छोटी थी, जब वो प्रॉपरली बोल भी नहीं पाती थी, तब से हम उसको ड्रेसेस, मैं अपनी वाइफ को बोलता था इसको दिखाओ, वो जिस पे हाथ रखेगी वो पहनाओ। उसका डिसीजन होना चाहिए। अभी भी उसके डिसीजंस में आके रखता हूँ, उसी के डिसीजन। अब वो बड़ी भी होगी, अभी वो वेजिटेरियन है क्योंकि हमारे साथ है। 15 साल की जब वो हो जाएगी, मुझे लगता है 15 साल में इतना मैच्योर हो जाता है बच्चा। जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं उस टाइम ये सोचता था कि मेरे को इतनी मैच्योरिटी है कि आई कैन लिव अलोन। उस टाइम मेरे को ये फील आता था कि मैं इनफ हूँ, मैच्योर हूँ उस टाइम के हिसाब से। और आज भी मुझे लगता है मैं उस टाइम मैच्योर था। तो आज ठीक है, हम 15 साल लगा लेते हैं मैक्सिमम, तो 15 साल का बच्चा इतना मैच्योर होता है, वो अपने डिसीजंस लेगी। उसको ड्रिंक करना होगा, मेरी तरफ से ओके है। उसको स्मोक करना होगा, वो करे। उसको नॉनवेज खाना होगा, वो खाए। मुझे पता है वो करेगी नहीं है सब चीज़ें, क्योंकि उसको क्लियर हो चुका होगा कि सही क्या और गलत क्या है। फिर भी अगर उसका कुछ भी मन करता है, मतलब ये ड्रिंक स्मोक वगैरह, मैं स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा, एक ये कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं मैं कह रहा मैं बच्चों को रखूँगा आगे तो पी, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका अपना लाइफस्टाइल का जो ढंग होगा, उसका डिसीजन होगा, उसको वो देखना होगा। मैं एज अ फादर गाइड कर दूंगा, उसको रूल नहीं करूँगा, कभी रूल नहीं करूँगा। नाइस, ठीक है। तो मतलब इस पे ना मेरे को ये लगता है कि पेरेंटिंग
हमारे जनरेशन में बहुत ज़्यादा ना, जैसे मेरे साथ भी क्या था, अगर मैं बताऊँ पर्सनली, मैं इतनी चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ, बट मेरे को भी लगता है कि मेरे कई डिसीजंस बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड थे कि ये करना है तो अभी ये हो जाएगा, ये करना है तो ये हो जाएगा। बट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, एंड आई थिंक मेरे को उस पर ज़्यादा घुसना भी नहीं है, बिकॉज ये फिर कहीं और ही चला जाएगा, वो पेरेंटिंग लेक्चर बन जाएगा। इसको एक सेंटेंस में मैं लास्ट जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मेरी जो लाइफ रही है ना वो बड़ी ऐसी रही है कि अंडर डोमिनेंस, ठीक है, पूरा माई बाप है कोई और वो कलेश करके ज़बरदस्त गंदे ढंग से आपको रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उसका क्या फ़ायदा हुआ? मैं तो बिल्कुल बिंदास आदमी हूँ। तो जिसने जैसा निकलना होता है ना वो वैसा निकलता है। अगर हमें लगता है ना कि पेरेंटिंग अगर ख़राब है, देखो एक ही माँ बाप के दो बेटे होते हैं और दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं यार वो बंदा सही है, उसका भाई तो यार बड़ा ही बेकार आदमी है, लेकिन उनके सेम जीन्स है, सेम खून है, जो हम बोलते हैं उसका खून गंदा है, उसका खून अच्छा है, इस तरह की जो जीन्स वाली हम बातें करते हैं। साइंटिफिकली हम जीन्स ले लें, सेम ज़ात है, सेम कास्ट है, सेम माँ बाप से पैदा हुए, सेम एनवायरनमेंट मिला, सेम तरह की उनको टीचिंग्स मिली, सेम स्कूलिंग मिली, सेम ट्यूशन मिली, सब कुछ सेम, फिर भी दोनों अलग निकले। तो जिसने जो बनना ना उसने वो बनना है, मुझे ऐसा लगता है। आपसे ना बात करके एक बहुत ज़्यादा मेरे को पॉजिटिव वाइब आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसका क्या सोर्स है? इसका सोर्स तब बताऊंगा, पहले फिर उसका चार्जेस दे दो। ये सोचा है? हाँ। तो उसका सोर्स यही है, देखो आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बात ना सच है। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं सेठ जिन्होंने मेरे को मुंह पे बोला है कि नहीं सर ये बात ना आपकी ठीक नहीं है, लेकिन इंटरनली उनको लगता था यार ठीक है, जबान से नहीं बोल सकते थे। पहले मेरा प्लान था मैं बेबी नहीं करूँगा, ठीक है, मैंने वाइफ से शादी इसी शर्त पे करी थी कि हम बच्चा नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, एंड शी ओके डिड। तो हम डिसाइड किया कि चलो ठीक है हम मैरिज करते हैं। तो मैं आई वॉज हैविंग अ वर्ड विद वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वो बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग पे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, उनके दो बेटे थे, कि नहीं सर बच्चा होना चाहिए वो। मैंने कहा नहीं, आप जिस वजह से कह रहे हैं वो वजह आपकी सेल्फिश वाली है, ठीक है, बच्चा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, कहते हैं सर आप मेरे को पता है मेरे साथ बैठ के आप ऐसे लॉजिक्स दोगे, मैं मना नहीं कर पाऊंगा कि आप गलत हो, मैं बोलूँगा कि हाँ आप सर ठीक हो, लेकिन फिर भी बच्चा होना चाहिए। तो इंसान तर्क में बंधना भी नहीं चाहता। देखो फिर थोड़े टाइम के बाद फिर वाइफ को हुआ कि नहीं एक बेबी चाहिए, तो फिर ठीक है हो गया वो भी, वो रहमत। जब जिसने आना होता है वो आता है। देखो जब जो होना है ना सिर्फ ये होना है, मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं बोलता था मैं शादी ही नहीं करूँगा, मेरी शर्त लगी हुई थी लोगों से, शादी हुई, बच्चा सोचा था नहीं करूँगा, बच्चा हुआ। तो आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब मैंने स्टेटमेंट्स अपनी बदल दिया, काफ़ी डिप्लोमेटिक हो गया हूँ। मैं अब ये बोलता हूँ कि अभी तो मेरा ऐसा है, आगे का पता नहीं कब कैसा हो जाए। अब मैं ऐसे देता हूँ क्योंकि लाइफ में इतना देख लिया कि आप कुछ भी कोशिश कर लो, होना जो है वो वही होगा। एक वो पुनीत कुमार की ना रील बड़ी फेमस है, बड़ी अच्छी भी है, वो है तो फनी लेकिन अच्छी बात करी है उसने, पुनीत सुपरस्टार, ठीक है। वैसे वो बकवास करता है लेकिन ये बात उससे कई उसकी ना बातें सच में अच्छी, अगर आप उसकी सीरियस वाली जो वो बनाता है ना, कहीं उसकी सच में बड़ी अच्छी बातें हैं। तो उसमें उसने एक चीज़ बोली कि मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे नसीब में होगा तो काम अपने आप आएगा, मैं किसी से नहीं मांगता, ऐसी समथिंग है, मेरे को कुछ नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं मांगना, पैसा मेरे नसीब में होगा तो आएगा, नहीं तो मैं माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। ये स्टेटमेंट को अगर लिखा जाए तो बहुत बकवास स्टेटमेंट है, क्रिटिसाइज इसको करा जा सकता है, निकम्मेपन वाली है, लेकिन इसको अगर निचोड़ निकाला जाए तो बात बिल्कुल ठीक है। जो आपके फेट में है ना वो आपको मिलेगा, जो आपकी डेस्टिनी में है आप अपने आप वहाँ पे पहुँचेंगे। आप मना कर दो ऐसे गेस्ट को जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपके लिखा होगा ना कि आपको उसके साथ बैठना है, तो आप दोनों का ही मन नहीं है, ना होस्ट का ना गेस्ट का, लेकिन फिर भी दोनों बैठ के काम करेंगे साथ। ये है ऐसा। सो डेस्टिनी। आपने अभी रिसेंटली बुक लॉन्च करी है, एक आपको लेकर भी आए हो, मैं देख रहा हूँ। और इसके लिए आपने ये भी पूछा था कि इसका कवर कौन सा होना चाहिए, तो फाइनली ब्लू पे आके टिक गया। ब्लू पे आगे टिक गया। हाँ। मैंने अपने फॉलोअर्स वगैरह से पूछा था कि बुक का कवर कौन सा होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो रहे हैं मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स उन्होंने ब्लू मेरे को बोला, तो फाइनली हमने ब्लू ही किया इसको। और ये 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है जो आजकल की जेंजी ट्रेंडी टर्म्स हैं, मैंने पढ़ा वो जेंजी, हाँ, जो ट्रेंडिंग टर्म्स है जेंजी के, वो इसमें है। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई लेटेस्ट बुक के अंदर जेंजी टर्म्स नहीं है। तो जब हम इस बुक को प्लान कर रहे थे, जब पब्लिशर के साथ मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको यही बोला, उन्होंने बोला कि सर लैंग्वेज तो सेम ही है इतने सालों से। मैंने कहा नहीं, अब जेंजी टर्म्स आए हैं ना, नए हैं। देन उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था कि सर यही तो बात मेरे को अच्छी लगती है आपकी। तो इस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैंने इस बुक पे बहुत मेहनत करी है सिद्धार्थ, सीरियसली मैंने बहुत मेहनत करी है इस पे, इसलिए मैंने इसका टाइटल भी ये लिखा, कोई ऐसा गूगल वाला नहीं लिखा कि वो जो होता है ना फिलोसॉफिकल, हाँ वो तो मेरे को ज़्यादा आता भी नहीं यूज़ करना।
तो अपना ही लिखा है, जो मैं बोल दूँ कि 24 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ डाला मैंने इसके अंदर। इसमें ग्रामर नहीं सिखाई मैंने, इसमें सेंटेंसेस हैं जो डेली यूज़ के हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो हैं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको ग्रामर आ जाएगी। ये वो चीज़ है कि आपको मैं ग्रामर के रूल्स नहीं सिखा रहा, आपको उसमें कोई सेंटेंस फॉर्मेशन ये कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस है डेली यूज़ वाले, लेकिन मैंने इस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया है कि आपको ग्रामर आ जाएगी। आपको बुक के बाद एहसास होगा ये तो मेरे को इस तरह के और भी सेंटेंस बना सकता हूँ मैं, तो वो ग्रामर टर्म्स आ जाएंगे। इसलिए देखो मैंने ना यहाँ पे लिखा है वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस, ये वही लिखा है मैंने जो मैंने इसमें किया है। इसमें कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज भी है जो हम सेंटेंसेस वगैरह करेंगे बहुत ना सिस्टमेटिकली। मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक। एक सेंटेंस पढ़ो ना उसमें से कोई। लीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, लाइव और नॉट नोइंग पॉडकास्ट। देखो मैं आपको ना इसका एक चीज़ बताता हूँ, इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरह से यूज़ किया है। जैसे क्या होता है कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो सबको रहता है कि हम इस तरीके से हम कर लेंगे मैनेज, ठीक है। लेकिन जो धीरे धीरे बड़े सेंटेंसेस होते रहते हैं, वो बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं, वो क्या करना है, उसमें लोग ज़्यादा अटकते हैं कि यार बड़े सेंटेंसेस क्या करें। तो इसका जो मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो मैंने इस तरह से किया कि आपको छोटे से ही उसमें ऐड ऑन होती रहेंगी चीज़ें और इंग्लिश में बढ़ती रहेंगी, तो आपको पता लगा कि अच्छा जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं वो मुझे इस तरह से रखनी है, वो इस तरह से मेरे को धीरे धीरे बड़ा करना है सेंटेंस। और वो सेंटेंसेस होते कौन से, वो डेली यूज़ वाले ही होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। वो 2 दिन से मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अब वो 2 दिन से मुझे पहले वो 2 दिन से नज़रअंदाज कर रहा है, फिर दूसरा है वो 2 दिन से मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे आ गया, ठीक है। वो 2 दिन से मेरी सलाह को नज़रअंदाज कर रहा है। अब मेरी सलाह जो दी है उसको नज़र, तो उसके लिए हमने क्या लगाना है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, उसके लिए क्या लगाना है। इसी तरह से वो जानबूझकर नज़र, अब इसमें जानबूझकर वो राइट कर दिया, वो 2 दिन से मेरी सलाह को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा है। अब जानबूझकर एक और वर्ड ऐड ऑन कर दिया। फिर वो 2 दिन से मेरी सलाह को जानबूझ के सबके सामने नज़रअंदाज कर रहा है। अब एक ही सेंटेंस है, वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है। ये मैंने मिड में से निकाला। अगर हम स्टार्टिंग में जाएं तो स्टार्टिंग में और भी इसके बेसिक से शुरू होते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं कि जाओ, जाना मतलब गो, वेरी सिंपल, ठीक है। अगर बोलना है मेरे पास आओ, ठीक है, या वहाँ जाओ, अब वहाँ जाओ गो देयर हो गया। अब जब हम कुछ ऐसी डायरेक्शंस लगाते हैं जहाँ पे गो के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगानी, या कुछ ऐसी डायरेक्शंस है जहाँ पे लगानी है, तो वो कहाँ पर क्या लगे सारी चीज़ें क्लियर होंगी इसको पढ़ के। अब जैसे हमने बोला आओ तो कम, मेरे पास आओ कम टू मी, अब यहाँ पे टू आएगा। अब मेरे साथ आओ तो कम विद मी, तो ये पढ़ के क्लियर हो जाएगा। अच्छा टू मी यहाँ पे साथ के लिए यूज़ हो रहा है, टू मी पास के लिए यूज़ हो रहा है और साथ के लिए विद आ रहा है। इसी तरह से फिर धीरे 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 और सेंटेंसेस की लेवल बढ़ेगा। स्टार्टिंग में बेसिक से शुरू है, लेकिन बेसिक लेवल पे भी बहुत लोगों को ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उनको पहले पता ही नहीं होंगी, जो एडवांस वाली हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जैसे गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, ये सारे टू लग रहे हैं, लेकिन गो देयर, गो राइट, गो लेफ्ट। अब इसमें बताया नहीं है कि डायरेक्शन के साथ टू नहीं लगाना, लेकिन वो सेंटेंसेस ऐसे लिए आपको क्लियर हो जाएगा यार जब डायरेक्शंस आ रही है ना, राइट आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, बैक आ रहा है, अहेड आ रहा है, तो टू नहीं लग रहा। लेकिन मार्केट आ रहा है, ऑफिस आ रहा है, स्कूल आ रहा है, तो टू लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ग्रामर, ये प्रेपोजिशन आ रही है। इसी तरह से आगे चल के और जो टेंसेस वगैरह हैं उसके अंदर भी आपको ये नहीं बताया कि ये कौन सा टेंस है, ये नहीं बताया कि इसमें इज एम आर लगाओ, ये लगाओ, बस सेंटेंसेस दिए हैं, डेली यूज वाले सेंटेंसेस हैं, और आपको उनके थ्रू पता लग रहा है कि हमने इसको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। वो ग्रामर आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगी, अच्छा है ग्रामर ये पॉइंट है। बिना ग्रामर सीखे, बिना कोई रूल में पढ़े, आपको अच्छे से ग्रामर आ जाएगी। और अगर फिर भी आपको ग्रामर सीखनी है, मेरा कोर्स है गौरव मोटिव रूम कोर्स है gauravmotiveroom.com पे। अच्छा, तो आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो मेरे को लगा कि आपने एक फिजिकल बुक बनाई, क्योंकि आजकल ना वो डिजिटल में हम लोग बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन सब पढ़ लूँगा, बट एट दी एंड जब मेरे पास एक फिजिकल किताब है ना, मैं एक्चुअली उसमें फोकस डाल के पढ़ सकता हूँ। बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ खोलूंगा, एक रील आ जाएगी मेरे पास या कोई एक ऐड आ जाएगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा, बाहर निकल जाऊँगा। तो मैं ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि आपने एक फिजिकल बुक बनाई, ताकि एक बंदा जो एक्चुअली में सीखना चाहता है ना, वो इस बुक को खरीदे और उससे सीख सके। ये लॉन्च कब हो रही है? ये लॉन्च हो रही है 5 सितंबर, टीचर्स डे वाले दिन, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिलेगी, और ये नियर बाय स्टोर्स पे भी मिलेगी। जो मेन स्टोर्स होंगे एरियाज के, स्टेशनरी शॉप्स, बुक शॉप्स, उन पे भी मिलेंगी। नाइस, वेरी नाइस। आई congratulate you for this. Thank you so and very all much. the best for this. Link is in the bio. आपको खरीदनी हो जाके आप खरीद सकते हैं। And you can follow Gaurav Motive Groom on Instagram. मैंने आपका शायद Gaurav Motive Groom निकल गया। It's Gaurav Motive Groom. Pronunciation. Pronunciation. और इस बुक की बैक साइड पे और भी डिटेल्स हैं।
क्या बोलते हैं इसको, QR कोड। QR कोड। QR कोड है और इस पे सारे मेरे कोर्सेज वगैरह और सारी और भी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे स्क्रैच गार्ड है, जो बुक लेगा उसको स्क्रैच करेगा उसको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा मेरे इंग्लिश को। अभी कर लूँगा मैं स्क्रैच। अच्छा ये नहीं मिलेगी, अमेजोन से लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ फॉलो गौरव मोटिव ग्रुप। मुझे पता है कि तुम उन्हीं की ऑडियंस हो तो मेरे को भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच गौरव। बिल्कुल, सिड को भी ज़रूर फॉलो करें और अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करें और मस्त पॉडकास्ट के लिए सिड को फॉलो करें। थैंक यू। आपने मेरे को प्रैंक नहीं करा। मैं बीच में ना मैं डर रहा था, मैं जैसे ही मैंने आपका देखा ना मैंने कहा बीच में प्रैंक आएगा प्रैंक आएगा प्रैंक। सोचा ही नहीं कुछ ऐसा, हुआ ही नहीं कुछ। मैं तो इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ स्ट्राइक ही नहीं किया।